मुझे अचानक अपनी पत्नी की वैनिटी में फ्लाइट टिकट्स की एक मोटी थड्डी मिली। वो महीने में कम से कम एक बार यूएस जाती है। हर टिकट के पीछे लिखा है, बोर्ड, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। और सबसे ऊपर वाली टिकट अब से कुछ दिन बाद के लिए आइसलैंड की है। अचानक मैं बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि वो मुझे वो ऑरोराज दिखाने ले जाने वाली है जिनका मैंने हमेशा सपना देखा था। लेकिन फिर मैंने उसकी एक पोस्ट देखी जो निकल गई थी। फोटो में एक औरत की पीठ दिख रही थी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। कैप्शन के साथ, तुम्हारे साथ एक और बार अरोरा देखूं और मैं तुम्हारे साथ घर चली जाऊंगी। तब मुझे एहसास हुआ कि भले ही मेरी पत्नी ने अपने कभी न भूलने वाले पहले प्यार का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो उसे कभी भूली नहीं थी। लेकिन वही चीज थी जो मैं सबसे ज्यादा करना चाहता था। हालांकि हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर थे, फिर भी मेरी पत्नी ने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, एक बार भी नहीं। मैंने कोई बहस नहीं की और ना ही उससे कोई सवाल पूछा। मैंने बस उसकी दुनिया से गायब होने का फैसला किया। जब दीवार पर घड़ी ने 8 बजाए, लियू लुएन आखिरकार केक लेकर घर आई। वो सीधा लिविंग रूम में आई और बड़े आराम से मेरे सामने केक रख दिया। हैप्पी 5th एनिवर्सरी। मेरे चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा सकते थे, जिसमें वो हैरानी बिल्कुल नहीं थी जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। हमारी एनिवर्सरी परसों थी। फिर मैंने दोबारा केक को देखा और ऊपर सजे हुए पिसे हुए पीनट्स को देखा। साथ ही मुझे पीनट से एलर्जी है। ये सुनकर लियू रुआन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसके चेहरे पर माफी की थोड़ी झलक दिखाई दी। उसने अपने कोट से एक चौकोर डब्बा निकाला, मुझे दिया और कहा, सॉरी, मैं हाल ही में काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल कर रही हूँ। अगली बार मैं ज्यादा ध्यान दूंगी। मैंने डब्बा देखने के लिए खोला और यकीनन वो एक स्टार शेप्ड स्वेटर नेकलेस था। और इन 5 सालों में मुझे मिले अनगिनत स्टार थीम्ड तोहफों में से एक और था। जब मैंने पहली बार लियू रुआन से वजह पूछी थी, तो उसने कहा था कि उसे स्टार्स पसंद हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला वो मुझे स्टार गिफ्ट्स सिर्फ अपने पहले प्यार की वजह से देती थी। मुझे तोहफा लेते देख लियू रुआन ने बस ये मान लिया कि मैंने उसके बहाने पर यकीन कर लिया है। इस साल हमसे चूक हो गई, लेकिन मैं अगली बार एक बड़ी एनिवर्सरी के साथ इसकी भरपाई कर दूंगी। अगले साल उसने कहा। फिर उसने अपनी ड्रेस उतारी और बाथरूम में चली गई। लेकिन जो उसने ध्यान नहीं दिया वो थोड़ी दूर ही खड़ा था। मैंने बस उसके जाते हुए खामोशी से उसकी पीठ को देखा और धीरे से बुदबुदाया, जरूरत नहीं है लियू रोएन, हमारा कोई अगला साल नहीं है। तभी अचानक मेरा फोन बजा। वो मेरे बॉस चेन थे। क्या तुमने सच में विदेश ट्रांसफर होने का फैसला कर लिया है? मैंने एक छोटा सा जवाब दिया। हाँ, मैंने अपना मन बना लिया है। 1 साल पहले कंपनी ने विदेश में एक ब्रांच बनाई थी और वहां एक रेसिडेंट डायरेक्टर की जरूरत थी। मेरे बॉस ने मुझसे कई बार ये बात की, इस बात पर जोर देते हुए कि ये मौका कितना नायाब है, और इंसिस्ट किया कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन मैंने लियू रुएन के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लियू रुएन और मैं बचपन के साथी के रूप में साथ बढ़े हुए। एलिमेंट्री स्कूल के दिनों में उसके माँ बाप हमेशा लड़ते रहते थे। वो पूरे साल बहुत कम घर पर होते थे और बस उसकी परवाह नहीं करते थे। वही वक्त था जब मैंने लियू रुएन की जिंदगी में कदम रखा। बाद में उसके माँ बाप का तलाक हो गया और दोनों ने नए परिवार बसा लिए। उन दोनों ने ही उसे साथ न ले जाने का फैसला किया। एक बच्ची जो अभी 8 साल की भी नहीं थी, बेबसी से अपने माँ बाप को अपना सामान पैक करते हुए देख रही थी, जो उसे बिल्कुल अकेला छोड़ गए थे, सीढ़ियों पर बैठी हुई अपने आंसू पोंछते हुए। वो मैं ही था जो मुस्कुराया और कदम दर कदम उसके पास गया। छोटी बहन, आज मेरे पापा ने स्वीट एंड सार रिब्स बनाए हैं और मैं उन्हें खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर आओ और उन्हें खाने में मेरी मदद करो। उसने पहली बार मना कर दिया, लेकिन मेरी लगातार जिद के आगे वो टिक नहीं सकी। शुरुआती स्वीट एंड सार रिब्स से लेकर बाद के बॉइल्ड फिश और ब्रेज्ड प्रॉन्स तक मैं उसे हर खाने के लिए अपने घर खींचा करता था। बचपन के उन दिनों में जब वो अकेला महसूस करती थी, मैंने हर दिन उसके साथ गुजारा। बाद में हम साथ कॉलेज गए और तभी वो जियाडो बुडा से मिली। वो मेडिकल डिपार्टमेंट की जीनियस ब्यूटी थी और वो डांस डिपार्टमेंट का लंबा, अमीर और हैंडसम स्टार था। वो स्कूल में सबके द्वारा माने जाने वाले परफेक्ट मैच बन गए और टीचर्स की नजरों में गोल्डन कपल। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए जियाडो बुडा ने लियू रुआन की इल्तिजाओं को नजरअंदाज कर दिया और मजबूती से विदेश जाने का फैसला किया। वो एक बार फिर अकेली छोड़ दी गई और इस बार फिर से मैं ही उसके साथ था। उस रात वो पूरी तरह से नशे में धुत हो गई। वो जो हमेशा इतनी गर्व से भरी और खुद पर निर्भर रहती थी, लाल आंखों के साथ मेरी कमर को गले लगा लिया। क्या मैं इतनी बुरी हूं? सब मुझे छोड़ क्यों देते हैं? मैं अपना दुख दबाते हुए उसके बालों को सहलाता रहा। तुम्हारे पास अब भी मैं हूं। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो हल्का सा ऊपर देखने लगी और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अचानक सर उठाकर मुझे चूम लिया। जब वो चुंबन खत्म हुआ, मेरे गाल लाल जल रहे थे।
उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया और धीरे से कहा, चेंज, आज से मैं जी बोडा को भूल जाऊंगी। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मेरी सालों पुरानी ख्वाहिश आखिर पूरी हो गई। बाद में हम डेटिंग से प्रपोजल तक और फिर शादी तक पहुंच गए। पिछले 5 सालों में उसने अपना वादा निभाया। उसने कभी जियोडा का जिक्र फिर नहीं किया और मेरे साथ भी अच्छा बर्ताव किया। एक वक्त मुझे लगा था कि उसने वाकई उसे भुला दिया है, जब तक वो दिन नहीं आया। मैंने मोमेंट्स पर पोस्ट किया था कि मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, लेकिन ल्यू रुयॉन डॉक्टर होने की वजह से मुझे पता था उसके पास वक्त निकालना मुश्किल था, इसलिए मैंने कभी उससे इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले मुझे आइसलैंड की टिकट्स मिली। उसकी ड्रॉअर में देखकर मैंने समझा उसने मेरी पोस्ट देख ली और मेरे लिए एनिवर्सरी सरप्राइज तैयार किया है। इसलिए मैंने जानबूझकर अनजान बनकर इंतजार किया कि वो खुद मुझे सरप्राइज करे। लेकिन एनिवर्सरी से एक रात पहले उसने बस मैसेज छोड़ा कि वो वर्क ट्रिप पर जा रही है और टिकट्स लेकर चली गई। मैं अभी भी उलझन में था जब मैंने उसी दिन जीबो की पोस्ट देखी। एक बार फिर तुम्हारे साथ ऑरोरा देखूंगा और तुम्हारे साथ घर लौटूंगा। साथ लगी तस्वीर एक औरत की पीठ की थी। धुंधली होने के बावजूद मैंने एक नज़र में पहचान लिया कि वो ल्यू रुयॉन ही थी, जो वर्क ट्रिप का बहाना कर रही थी। तब मुझे पता चला, जिस दिन मैंने पोस्ट की थी उसी दिन जियोडा ने भी वापस उड़ने से पहले पोस्ट की थी कि वो एक बार और ऑरोरा देखना चाहता है। तब मुझे सब समझ आ गया। 5 साल में उसने अपने पहले प्यार का नाम नहीं लिया, लेकिन उसे जरा भी नहीं भूली थी। इसी पल मैंने तय कर लिया कि इस बेकार शादी को पूरी तरह छोड़ दूंगा। फोन पर मेरी पक्की आवाज सुनकर मेरे बॉस को शायद समझ आ गया क्या हुआ, और उसने सांस भरी। फिर तसल्ली भरी आवाज आई, उदास मत हो चैनजाई, लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा करो, मैंने तुम्हारे लिए महीने के आखिर का टिकट खरीद दिया है। इस महीने को छुट्टी समझो, आराम से अपने पर्सनल मामले सुलझा लो। वैसे भी एक बार गए तो शायद वापस नहीं आओगे। मैं सिर हिलाकर बोला, शुक्रिया बॉस। अगले दिन मैं कंपनी गया अपना सारा काम हैंडओवर करने। फिर कॉलीग्स के साथ लंच किया। सबकी हंसी मजाक ने जुदाई का हल्का सा दुख उड़ा दिया। खाना खाकर मैंने मुस्कुराकर सबको अलविदा कहा, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खोला मैं जम गया। ल्यू रुयॉन घर पर ही थी। मुझे देखकर उसने भौएं सिकोड़ी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और ये बॉक्स क्यों उठा रखा है? मैं एक पल को रुका, फिर संभल कर शांत से बोला, कंपनी ने मुझे कुछ वक्त की छुट्टी दी है, इसलिए कुछ चीजें वापस ले आया जो काम आएंगी। तुम आज काम पर क्यों नहीं गई? मेरा सवाल सुनकर ल्यू रुयॉन थोड़ी चौंक गई। कुछ देर बाद बस बोली, दिमाग साफ करना चाहती थी इसलिए एनुअल लीव ले ली। वो ऐसी वर्कहॉलिक है जो लगभग कभी छुट्टी नहीं लेती। ऐसे कैसे बस दिमाग साफ करने के लिए लीव ले सकती थी? जैसे ही वो और समझाने वाली थी, मैंने बस सिर हिलाया और बॉक्स लेकर उसके पास से गुजरता हुआ कमरे में चला गया। मुझे सबसे ज्यादा पता था वो छुट्टी जी बोडा के साथ ऑरोरा देखने के लिए ली थी। पहले वाला मैं शायद जवाब मांगता या दुखी होता, लेकिन अब जब मैं छोड़ने का फैसला कर चुका था, मेरे पास सच जानने की भी ताकत नहीं थी। मुझे इतनी आसानी से यकीन करते देख एक पल के लिए ल्यू रुयॉन के दिल में अजीब सी भावना उभरी। उसे समझ नहीं आया उसे ज्यादा सुकून हुआ या मायूसी। जब मैंने सामान रखकर बाहर आया, ल्यू रुयॉन को याद आया एनिवर्सरी उससे मिस हो गई थी, और क्योंकि हम दोनों कुछ दिन घर पर रहने वाले थे, उसने कहा वो मुझसे इसका बदला चुकाना चाहती है। मैं पहले तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाई, लेकिन अब जब हम दोनों फ्री हैं, जो चाहो बताओ करूंगी। उसकी गंभीर शक्ल देखकर मैं एक पल के लिए खोया सा रह गया। फिर मैंने सोचकर कहा, तो मेरे लिए 3 काम करो। उसके होठों के कोने हल्का सा उठे। ठीक है, पहला काम क्या है जो तुम करना चाहते हो? मैं भी मुस्कुराया, हालांकि वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। मेरे लिए खाना बनाओ। मेरी ये मांग सुनकर ल्यू रुयॉन थोड़ी सन्नी रह गई, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात थी। लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बोली, ठीक है, बाद में साथ ग्रोसरी शॉपिंग चलते हैं। मैं सिर हिलाकर उसे तैयार होते देख सोच में खो गया। ल्यू रुयॉन खाना बनाना जानती है, ये मुझे बहुत पहले से पता था। बस इतने सालों में उसने कभी मेरे लिए नहीं बनाया। जब हम सिर्फ दोस्त थे, तब भी कभी मेरे लिए खाना बनाने को नहीं कहा। बाद में जब वो जियोडा को डेट कर रही थी, तो उसने सारी नर्मदिली उसी को दे दी। जब उसे पता चला जियोडा का पेट कमजोर है, तो वो उसके लिए रोज खाना बनाकर पहुंचती थी, ताकि उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखे। उसने तो मुझसे कांटेक्ट कम करने का भी खुद से कहा था, इसलिए मुझे कभी उसके हाथ का खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। बाद में हम डेटिंग से शादी तक आ गए, लेकिन तब तक वो हॉस्पिटल में काम शुरू कर चुकी थी।
और जब वो बिजी हो जाती, वो खुद खाना खाना तक भूल जाती। मेरे लिए बनाना तो दूर की बात थी। तो इतने सालों बाद ये असल में पहली बार था। दोपहर में हम ग्रोसरीज के लिए सुपरमार्केट गए, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे और सामान नीचे रखा, लियू रुआन का फोन बजा। उसने उसे उठाया, मेरी तरफ हल्का सा देखा और आंसर किया, रुआन, मेरे दोस्त मेरे लिए एक वेलकम पार्टी दे रहे हैं, क्या तुम भी आओगी? उसने सब कॉन्शियसली हाँ कह दी, और यहां तक कि उसकी आवाज भी कुदरती तौर पर थोड़ी नर्म हो गई, साइड से उसकी हेल्प करते हुए। मेरे हाथ बिना ऊपर देखे अचानक रुक गए। मैंने बस कैजुअली पूछा, कौन है? फोन पर मौजूद शख्स ने शायद मुझे सुन लिया और अपनी आवाज ऊंची की, क्या चेंजी भी वहां है? रुआन, चेंजी को भी साथ लाओ, हमने तुम लोगों को इतने वक्त से नहीं देखा। लियू रुआन मना करना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि मैंने पहले ही उसकी तरफ ऊपर देख लिया है, उसने अपने गले तक आई इनकार की बात निगल ली और मान गई। वेलकम पार्टी आज ही थी, इसीलिए उसने अब कुकिंग का जिक्र नहीं किया। वो मुझे सीधा उस एड्रेस पर ले गई जो जियोदा ने भेजा था। जब हम प्राइवेट रूम पहुंचे, बाकी सब पहले से वहां मौजूद थे। अंदर काफी शोर था, क्योंकि लोग बातें कर रहे थे और मजाक कर रहे थे। कुछ लोग तो जियोदा और लियू रुआन के पुराने दिनों के पैशनेट रोमांस का जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें अंदर आते देखा, आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं। मैंने लियू रुआन के पास एक सीट ढूंढ ली। जैसे ही हम बैठे, मैंने नोटिस किया कि वो सबकॉन्शियसली मुझसे थोड़ा दूर खिसक गईं। फिर उसकी नजरें जियोदा की तरफ गईं, जो भीड़ से घिरा हुआ था। ये देखकर कि हम आ गए हैं, जियोदा ने जल्दी से उसकी तरफ अपना ग्लास उठाया। फिर उसकी नजर उसके बराबर में मुझ पर गई। रुआन चेंजी, मैंने सुना है तुम लोगों की शादी को 5 साल हो गए हैं, मुबारक हो। 5 साल के जिक्र पर लियू रुआन के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। आखिरकार उसकी और जियोदा का ब्रेकअप ठीक 5 साल पहले हुआ था। उसने सच में खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि मेरे सामने हद से आगे ना बढ़ें। लेकिन जिस पल उसने जियोदा को देखा, वो उसकी परवाह किए बिना नहीं रह सकी। जियोदा को एक के बाद एक शॉट पीते हुए देखकर लियू रुआन उसे समझाने लगी, तुम्हारा स्टमक खराब है, थोड़ा कम पियो। जब प्राइवेट रूम में एसी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कम हो गया, तो वो जल्दी से उसके लिए एक जैकेट ले आईं। अगर जियोदा किसी डिजर्ट की तरफ देखता भी, तो वो खुद आगे बढ़कर उसे उसके पास ले आती। लियू रुआन जो डिजर्ट लाई थी, उसे खाते हुए जियोदा मुस्कुराया। उसकी नजर उसे पार करते हुए मुझ पर पड़ी, और उसकी आंखों में दिखावे की हल्की सी झलक थी। रुआन, मेरा ऐसे ख्याल रख रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा पति गुस्सा हो जाएगा? तभी उसे एहसास हुआ कि वो क्या भूल गई थी। थोड़ी घबराहट में पीछे मुड़ते हुए उसने मेरा शांत लेकिन ठंडा चेहरा देखा। वो वापस मेरे पास आई। सॉरी चेंजी, मैंने अपना सर हिलाया, उसकी एक्सप्लेनेशन को बीच में रोकते हुए। इट्स फाइन, पुराने क्लासमेट्स एक दूसरे से सालों बाद मिले हैं, उसका ख्याल रखना नॉर्मल है। लियू रुआन थोड़ी परेशान दिखी। उसने टेबल से डिजर्ट की एक प्लेट उठाई और मेरे सामने रख दी। मुझे याद है तुम्हें शोर वाली जगह पसंद नहीं है। अगर तुम्हें आदत नहीं है, तो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ सकती हूँ। मैंने अपना सर हिलाया, लेकिन जब मेरी नजरें उस डिजर्ट की प्लेट पर पड़ी जो वो लेकर आई थी, मैं अचानक से हल्का सा हंसा। मेरे दिल में आयरनी का एहसास और गहरा हो गया। फिर से पीनट्स। मैंने सच में उसे कल ही बताया था कि मुझे पीनट से एलर्जी है। लेकिन लियू रुआन को लगा कि खतरा टल गया है, वो पहले ही जियोदा के पास वापस जा चुकी थी। तभी किसी ने कहा कि माहौल थोड़ा डल हो रहा है, और सजेस्ट किया कि हम स्पिन द बॉटल गेम खेलते हैं। लियू रुआन और मैं भी शामिल हो गए। पहला राउंड सीधा लियू रुआन पर आया। सब लोग तुरंत काफी एक्साइटेड हो गए, लेकिन उसके पेनल्टी चुनने के बाद सबका इंटरेस्ट खत्म हो गया। जियोदा ने देखने के लिए आगे झुका। पेनल्टी रूम में से किसी एक लड़के को चुनकर उसे किस करने की थी। रुआन अपने पति को साथ लाई है, तुम्हें अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं है कि वो किसे चुनेंगी। कितना बोरिंग है। लियू रुआन ने जियोदा की तरफ देखा। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अनएक्सपेक्टेडली उसके बदले पेनल्टी ड्रिंक पीने का फैसला किया। सब उसके इस चॉइस से हैरान थे और मेरी तरफ देखने के लिए मुड़े। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, जियोदा बात संभालने के लिए पहले ही बोल पड़ा। लगता है 5 साल बाद भी रुआन अभी भी एक प्योर गॉडेस है। कॉलेज के उनके पैशनेट रोमांस के बारे में सोचते हुए बहुत से लोगों ने यह बहाना नहीं माना। सबने हंसकर बात टाल दी और अगला राउंड शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से ये फिर से लियू रुआन पर आया। पेनल्टी निकालने और ये देखने के बाद कि ये सिर्फ अपना फोटो एल्बम दिखाना है, आसपास के लोग सुकून की सांस लिए बिना नहीं रह सके। ये तो सिर्फ उसका फोटो एल्बम दिखाना है। लियू रुआन की वर्कहॉलिक पर्सनैलिटी के साथ भले ही मेरी कोई फोटोज ना हो, ये शायद सिर्फ काम से जुड़ी होंगी, क्योंकि तुम लगातार 2 बार पेनल्टी स्किप नहीं कर सकते। लियू रुआन के पास अपना फोटो एल्बम खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था,
लेकिन जब उन्होंने अंदर की फोटोज देखी, सबकी सांस अटक गई। अनजाने में उन्होंने अपनी सांस रोक ली। वो पूरी तरह जिबोटो की फोटोज से भरा हुआ था। हवा तुरंत जम गई। मैं जाने के लिए उठा, लेकिन लिू रुआन ने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो ठीक होता, लेकिन जब उसने किया, उसके हाथ पर घने लाल रैश ईस्ट के सामने आ गए। लोग हैरानी से हाँपने लगे। रुआन, तुम्हारी अल्कोहल एलर्जी इतनी गंभीर है, तुमने फिर भी क्यों पी? लेकिन उनके बात पूरी करने से पहले उन्हें उसके फोन की फोटोज याद आईं, और जैसे अचानक सब समझते हुए उन सब ने अपनी निगाहें मुझ पर डाली। कुछ लोग ड्रामा का मजा ले रहे थे, दूसरे हमदर्दी दिखा रहे थे, लेकिन मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका हाथ हटाया, ये कहकर निकल गया, मैं दवाई लेने जा रहा हूं। इन 2 राउंड्स के बाद सबका खेलने का मूड खत्म हो गया और एक एक करके बहाने बनाकर जाने लगे। जब मैं दवाई लेकर वापस आया, सिर्फ जिबोटो बचा था, जो ल्यू रुआन को बाहर निकालने में मदद कर रहा था। मुझे करीब आते देख उसने छोड़ दिया। क्योंकि तुम आ गए हो, मैं रुआन को तुम्हें सौंपता हूं। ये कहकर वो सीधा चला गया। मैंने ल्यू रुआन को एलर्जी मेडिसिन खिलाई और उसे घर ले जाने के लिए कैब बुलाई। जब तक हम घर पहुंचे, ल्यू रुआन का नशा पूरी तरह उतर चुका था। मुझे अभी भी अपने साथ देखकर उसने चैन की सांस ली। शेंजी, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है, मुझे फोटोज लेना कभी पसंद नहीं था। वो फोटोज बहुत पहले ली गई थी। मैं बस उन्हें डिलीट करना भूल गई। मैंने बस उसे गहराई से देखा और शांति से सर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, फोटोज जो तुमने 5 साल तक डिलीट नहीं की, एक इंसान जिसे तुम 5 साल तक भूल नहीं सकी। ल्यू रुआन, तुम इतने गहरे प्यार में हो। अगले दिन, शायद पछतावे की वजह से, एक अच्छी तरह आराम की हुई ल्यू रुआन ने जल्दी से कहा कि वो कल के खाने की भरपाई करना चाहती है। मैंने उसे मना कर दिया। जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में ग्रैंडमा की डेथ एनिवर्सरी है। मेरे साथ ग्रैंडमा की ग्रेव पर चलो। तुमने मेरे लिए 3 काम करने का वादा किया था, ये दूसरा है। ल्यू रुआन एक सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर सर हिलाकर राजी हो गई। ग्रैंडमा की एनिवर्सरी के दिन ल्यू रुआन और मैं सुबह जल्दी सेमेट्री के लिए निकल गए। ग्रैंडमा के गुजरने के बाद ये पहली बार था जब ल्यू रुआन उनसे मिलने आई थी। पहले हर साल इस दिन वो हमेशा कहती थी कि उसका बिजनेस ट्रिप है, लेकिन जब तक मुझे यूएस की उन फ्लाइट टिकट्स का वो मोटा ढेर नहीं मिला जो उसने छुपा रखा था, तब तक मुझे नहीं पता था कि उसकी हर एक सो कॉल्ड बिजनेस ट्रिप असल में उसका छुपकर जीबोधा से मिलने जाना था। मैं ग्रैंडमा की ग्रेव के पास गया और जैसे ही मैं बोलने वाला था, ल्यू रुआन का फोन बजा। उसके फोन उठाने के बाद मुझे नहीं पता दूसरी तरफ क्या कहा गया, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया और वो जल्दी में सेमेट्री से चली गई। शेंजी, कुछ काम आ गया है, उसे पहले जाना पड़ा। उसके पास सफाई देने का वक्त तक नहीं था। ल्यू रुआन, मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर भी उसका नाम पुकारा, लेकिन वो बस एक सेकंड के लिए रुकी और बिना पीछे देखे चली गई। मैंने अपनी नज़र वापस ग्रैंडमा की ग्रेव पर डाली और अपने हाथ के फूल टूमस्टोन के सामने रख दिए। मैं नहीं चाहता था कि ग्रैंडमा परेशान हो, इसलिए मैंने बहुत सी दूसरी बातों के बारे में बात की, लेकिन आखिर में काफी देर तक रोकने के बाद मैं अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। ग्रैंडमा, मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। जब मैंने सेमेट्री छोड़ी तो मुश्किल से दोपहर हुई थी। मौसम अभी इतना गर्म नहीं था, और क्योंकि ये जगह काफी रिमोट है, वहां कैब मिलना मुश्किल था। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा पैदल चलता हूँ और ज्यादा ट्रैफिक वाली जगह से कोई सवारी ले लूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था, बढ़ते ट्रैफिक के साथ खतरा भी आएगा। एक तेज हॉर्न की आवाज आई। मैंने देखने के लिए सर घुमाया और देखा कि एक कार जिसके ब्रेक्स फेल हो गए थे, मेरी तरफ तेजी से आ रही है। कुछ सेकंड बाद मैं जोर से जमीन पर गिरा। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। लोगों की बातों के बीच कुछ आवाजें 120 को कॉल करने के लिए कह रही थीं। अगले ही पल मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। मैंने हल्की सी आवाज सुनी। कोई पास ही बात कर रहा था। डॉक्टर लव, एक कार क्रैश पेशेंट को भी अभी यहाँ भेजा गया है। हालत बहुत गंभीर है। क्या आप आकर देख सकती हैं? वो जिससे बात कर रही थी कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी मना कर दिया। अभी किसी और से कह दो इसे संभालने के लिए। मेरे पास एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी है। वो आवाज बहुत पहचानी हुई थी। तुरंत ही मैंने पहचान लिया कि वो मेरी पत्नी थी। सेमेट्री से जल्दी में जाती हुई उसकी पीठ के बारे में सोचते हुए, मैं अभी कैसे नहीं समझता। वो इंपॉर्टेंट सर्जरी जाहिर तौर पर जिबोआ के लिए थी। डॉक्टर ने देखा कि मैं होश में हूं और जल्दी से मुझसे अपने परिवार वालों से संपर्क करने को कहा, लेकिन मैंने अपना सर हिलाया, अपने दांत पीसे और सर्जरी कंसेंट फॉर्म ले लिया। मैंने अपना खुद का नाम साइन किया और एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग स्माइल दी। जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी किसी और की सर्जरी करने में बिजी है। 1 घंटे बाद ल्यू रुआन आखिरकार ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई।
खुशकिस्मती से जियोडा इस एक्सीडेंट में गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ था और सर्जरी बहुत सिंपल थी। उसने आखिरकार सुकून की सांस ली, ये याद करते हुए जो नर्स ने पहले कहा था। उसने अपने स्क्रब्स नहीं उतारे, बल्कि अपने पास खड़ी नर्स से पूछा, वो दूसरा पेशेंट कहाँ है जिसे पहले भेजा गया था? कौन सा ऑपरेटिंग रूम? नर्स के बताए रास्ते पर चलते हुए लियू रुआन जल्दी से मेरे ऑपरेटिंग रूम की तरफ गई। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन जब उसने टेबल पर खून से लथपथ इंसान को देखा तो वो वहीं जम गई। जब मेरी आंख खुली, लियू रुआन मेरे बेड के पास सर रखकर आराम कर रही थी। मैंने थोड़ा सा अपना हाथ हिलाया और वो हड़बड़ाकर जाग गई। मुझे जगा हुआ देखकर उसकी आंखें गिल्ट और डर से भरी थीं। हमेशा अलूफ रहने वाली उस औरत ने पहली बार मुझे कस के गले लगाया। चेंस, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि वो दूसरा पेशेंट तुम थे। मुझे माफ कर दो। अगली बार ऐसा नहीं होगा। उस वक्त मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन लियू रुआन को देख रही आंखों में जरा सा भी इल्जाम नहीं था। मैं समझता हूँ रैन, सब ठीक है। मैंने मुस्कुराकर अपना सर हिलाया और उसे बड़े दिल से माफ कर दिया। एक पत्नी के तौर पर अपने पति को छोड़ने और एक डॉक्टर के तौर पर स्वार्थ की वजह से एक ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी पेशेंट को छोड़ने के उसके व्यवहार को मैंने पूरी तरह समझा। लेकिन लियू रुआन के लिए इतनी आसानी से माफ किए जाने पर उसके दिल में थोड़ी बेचैनी हुई। ये फिर से ऐसा ही है। किसी वजह से वो बेचैनी का भारी एहसास लियू रुआन के दिल पर फिर से छा गया। उसने हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए आदमी को देखा, जो शांत और खामोश था। भले ही हम इतने करीब थे, उसे अचानक लगा जैसे मैं बहुत दूर हूं। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में घबराहट थी। चेंस, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मैंने बिना चेहरे के भाव बदले सर हिलाया। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा भरोसा मिलने पर लियू रुआन ने आखिरकार सुकून महसूस किया। जब उसने ऊपर देखा और पाया कि मेरी आईवी ड्रिप लगभग खत्म हो गई है, तो वो ये कहकर वार्ड से बाहर चली गई कि वो नर्स को आईवी बदलने के लिए बुलाने जा रही है। लेकिन जब आईवी बॉटल पूरी तरह खत्म हो गई, तब भी वो वापस नहीं आई थी। मैंने अपनी आंखें नीचे की और एक मजाकिया मुस्कुराहट दी। मैंने पास ही पड़ा कॉल बटन उठाया और नर्स को बुला लिया। उसने कहा था कि वो मेरे लिए नर्स लेने जाएगी। वो साफ तौर पर सिर्फ कॉल बटन का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसने खुद नर्स स्टेशन जाने की जिद की। आने जाने में कुछ मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। फिर भी वो गई और कभी वापस नहीं आई। वो बस इतनी ही बेसब्र थी। जैसे ही उसने मेरी माफी सुनी, वो तुरंत अपने स्वीट हार्ट के पास भाग गई। जब लियू रुआन वापस आई तो दोपहर हो चुकी थी। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स था और वो काफी शर्मिंदा लग रही थी। जब उसकी नजर पहले से बदली हुई आईवी पर पड़ी तो उसने सुकून की सांस ली। फिर उसने लंच बॉक्स नीचे रखा। पहले कुछ खा लो। अभी तुम सिर्फ लिक्विड फूड ही खा सकते हो, इसलिए मैंने कुछ कंजी बनाई है, इसे ट्राई करो। ये पहली बार था जब मैंने लियू रुआन के अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज खाई थी। ये बहुत फीका था और एक पेशेंट के लिए सही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे बहुत दिल से बनाया है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और उसकी देखभाल में धीरे धीरे कंजी खत्म की। फिर मैंने अपना फोन उठाया और देखा कि जी बोडा ने अपने मोमेंट्स अपडेट किए थे। साथ में जो फोटो थी वो एक कंजी के बोल की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने अभी पी थी। कैप्शन में लिखा था, कंजी जो मेरे लिए खास उसने बनाई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये एक नमकीन कंजी है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा मीठा है, बहुत अच्छा है। मैंने शांति से अपना फोन लॉक किया, उसकी तरफ पीठ की और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं आधे महीने तक हॉस्पिटल में रहा। इस दौरान वही मेरा ख्याल रख रही थी, सिवाय कभी कभी कुछ देर के लिए गायब हो जाने के। जो खाना वो लाती थी हमेशा एक जैसा ही दिखता था। जीबो की तरफ उसे सच में जिम्मेदार कहा जा सकता है। हर बार जब वो हम दोनों के बीच चक्कर लगाती थी तो वो हमेशा शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगती थी, और हर बार मैंने बड़े दिल से उसे माफ करने का फैसला किया। लियू रुआन को हमेशा अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि ये कहाँ से आ रहा है। आखिरकार उसने उस अजीब एहसास को इग्नोर करने का फैसला किया। जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुआ, लियू रुआन मुझे लेने आई। खुशकिस्मती से मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उसका एक हाथ मुझे सहारा देने के लिए खाली था। जब हम अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंचे, मैं पैसेंजर सीट पर बैठने गया, लेकिन सामान रखने के बाद लियू रुआन अंदर आने में देरी करने लगी। मैंने कार के बाहर देखने के लिए रुका, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी पीठ दिखी। जब वो दोबारा दिखाई दी तो जीबो ठीक उसके बगल में था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जियोटा बिल्कुल उसी दिन डिस्चार्ज होगा। मैं एक सेकंड के लिए खो गया और जियोटा पहले ही मेरे पास चलकर आ गया था। उसकी आवाज गहरी थी। उसमें उस इंसान की स्मगनेस टपक रही थी जिसे पता हो कि उसे फेवर किया जाता है। चैनजुआरी, तुम लोगों को फिर से बॉदर करने के लिए माफी, लेकिन मुझे कार सिक होती है। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं पैसेंजर सीट ले लूं? उसके इस अचानक प्रोवोकेशन ने हम दोनों को हैरान कर दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर लियू रुआन ने अनजाने में मेरी तरफ देखा।
उसका साफ बायस देखकर जियोबोडा और भी ज्यादा कॉकी हो गया। वो मुझे इंटेंटली देख रहा था, इस उम्मीद में कि मेरे चेहरे पर एंगर और ग्रीवेंस दिखेगा, लेकिन उसे डिसअपॉइंटेड ही होना था। मैं बिल्कुल काम रहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला, बस कार से बाहर निकला और बैक सीट की तरफ चला गया। इस मूव ने ना सिर्फ जियोडा को कंफ्यूज कर दिया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि लियू रुआन को भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या सोच रहा था। उसने शायद बस ये सोचा कि मैं जियोडा की वजह से उससे गुस्सा हूं। उसने पहले जियोडा को घर ड्रॉप किया। जब वो मेरी तरफ मुड़कर मुझे एक्सप्लेन करने वाली थी, मैं पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फास्ट अस्लीप हूं। लियू रुआन की मुझे बॉदर करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो सीधा घर चली गई। मैं पूरे राइड में बैक सीट पर बिना एक लफ्ज बोले बैठा रहा, उसे बात करने का जीरो चांस दिया। घर पहुंचने के बाद मैं बिल्कुल सही वक्त पर जाग गया। गिल्ट की वजह से वो मेरे आसपास होवर करती रही, हेल्पफुल होने की कोशिश करती रही, ये कहते हुए कि आज वो फ्री है और पूरा वक्त मुझे कंपनी दे सकती है। उसने सोचा था कि मैं खुश होऊंगा, लेकिन मैंने बस अपनी आईब्रो ऊपर की और दो मीनिंगफुल लफ्ज कहे, ऐसा है क्या? मेरे रिटोरिकल क्वेश्चन ने लियू रुआन को शस्टर कर दिया, जैसे मुझे कुछ पता हो। उसने पूछा कि मेरा इससे क्या मतलब है। मैंने बस अपना सर हिला दिया। कुछ नहीं, तुम आखिर एक डॉक्टर हो, अगर हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम मेरे लिए बाकी सबको इग्नोर नहीं करोगी। ये एक बिल्कुल रीजनेबल एक्सक्यूज था। कम से कम उन 5 सालों के लिए, जब से हमारी मैरिज हुई है, उसने कभी मेरे लिए अपना हॉस्पिटल वर्क डिच नहीं किया। अगर इस बार उसने मुझ जैसे ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट को जियोबोडा के लिए अबैंडन ना किया होता, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वो अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए सब कुछ ड्रॉप कर सकती है। लेकिन लियू रुआन ने इतना डीप नहीं सोचा। उसने सोचा कि मैं जेन्युइन हूं और रिलीफ की सांस ली। वो काफी देर तक मेरे साथ रही, मेरा बहुत केयर करते हुए। अगर मैं सिर्फ उसका पेशेंट होता, तो मुझे भी ऐसी रिस्पॉन्सिबल और पेशेंट डॉक्टर पसंद आती, और मुझे एगनाइज नहीं करना पड़ता कि उसके दिल में सच में कौन है। धीरे धीरे रात हो गई। जैसे ही मैं हैरान हो रहा था कि वो किसी और रीजन से नहीं गई, तभी प्रेडिक्टेबली उसके पास एक फोन कॉल आया। वो जियोबोडा था। वो फोन पर एक टूटे हुए लाइट बल्ब के लिए रो रहा था। मैं बल्ब चेंज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा वूंड टोर ओपन हो गया। अब फ्लोर पर बहुत सारा ब्लड है। पूछा कि क्या वो आकर देख सकती है। लियू रुआन ने मेरी तरफ देखा। वो साफ तौर पर कन्फ्लिक्टेड दिख रही थी। वो हेजिटेट कर रही थी, ना तो उसे स्ट्रेट रिजेक्शन दे पा रही थी और ना ही हाँ कहने में बहुत देर कर रही थी। उसका हेजिटेशन समझकर उसने फोन पर सॉफ्ट ग्रोनिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक सप्रेस्ड ग्रोन फोन के जरिए उसके कान तक पहुंची, जिसने उसका दिल क्लेंच कर दिया। आखिर में उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा गिल्ट से भरा हुआ था। चैन्स, हॉस्पिटल में अचानक एक बहुत ट्रिकी पेशेंट आया है, मुझे जाकर चेक करना होगा। ये सुनकर मैंने उसे बिल्कुल नहीं रोका। इसके बजाय मैंने सब समझते हुए कहा, ठीक है, जाओ, पेशेंट सबसे पहले आता है। मेरी परमिशन के साथ उसकी सारी गिल्ट वैनिश हो गई। उसने डोर के पास से अपना कोट उठाया और तेजी से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने बस एक लाइन कही, फिर घर पर अच्छे से रेस्ट करो और मेरा वेट करो। मैं आगे तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम निकालने की कोशिश करूंगी। उसे जल्दी में जाते हुए देखकर मैं सच में जोर से हंस दिया। कोई फ्यूचर नहीं होगा लियो रुआन, मैं अब तुम्हारा वेट नहीं कर रहा हूं। 5 घंटे बाद दीवार पर लगी क्लॉक को मिडनाइट के करीब देखकर मैंने फिर भी उसे कॉल करने का फैसला किया। मैं लंबी डायलिंग टोन सुनता रहा जब तक कि वो ऑटोमेटिकली कट नहीं गई। फिर मैंने सेकंड टाइम डायल किया। इस बार किसी ने पिकअप किया, लेकिन वो मर्द की आवाज थी। चैन्स, रुआन को ढूंढ रहे हो? वो अभी शावर ले रही है। ये उसके जवाब देने के लिए सही वक्त नहीं है। जिस तरह से उसने ये कहा, उसमें साफ तौर पर पॉजेसिवनेस टपक रही थी। अगर किसी आउटसाइडर ने यह सुना होता, तो वो शायद यही सोचता कि जियोडा ही लियू रुआन का लेजिटिमेट हस्बैंड है। उसने सोचा कि मैं इस बात पर जरूर अपना टेम्पर लूज कर दूंगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी टोन बिल्कुल काम रही, बिना गुस्से के किसी हिंट के। ठीक है, जब रुआन तुम्हारे साथ है तो फिर उसे अच्छे से रेस्ट करने दो। जियोडा समझ नहीं पाया कि क्यों। उसके इतने साफ तौर पर उकसाने के बाद भी मैं अपने गुस्से को रोक सका। मैं जरा सा भी दुखी नहीं दिखा। क्या मैं इसे अंदर दबाने में इतना अच्छा था, या मैं ल्यूरुआन से इतना प्यार करता था कि जब तक वो मेरे साथ थी कुछ और मायने नहीं रखता था। अगले दिन ल्यूरुआन को बिल्कुल नॉर्मल वापस आते देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि जियोबोदा ने उसे कल रात की उस फोन कॉल के बारे में नहीं बताया। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, मैं वैसे भी जा रहा था। दूसरी तरफ ल्यूरोवान को शायद महसूस हुआ कि हाल ही में उस पर मेरा काफी उधार है। इसलिए अगले कुछ वक्त के लिए वो मेरे साथ ही रही। वो मेरे साथ बाहर खाना खाने गई और मेरे साथ मूवीज देखी, जब तक एक दिन उसने अचानक मुझसे एक गिफ्ट चुनने में मदद मांगी।
मैं उसके साथ ज्वेलरी स्टोर्स गया, एक्सेसरी शॉप्स गया और यहाँ तक कि साथ में फ्लावर्स भी देखे। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो गिफ्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं हैं। वो लगातार मुझे घुमाती रही, पूछती रही कि ये या वो गिफ्ट देना इनअप्रोप्रिएट होगा या नहीं। मैं असल में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल था और मैंने उसे बहुत सारे सजेशंस दिए। उसे एक गिफ्ट के लिए इतना दिमाग लगाते देखकर किसी वजह से मुझे अचानक उन गिफ्ट्स का ख्याल आया जो उसने पिछले 5 ईयर्स में मेरे लिए चुने थे। मेरे गिफ्ट चुनते वक्त वो यकीनन कभी इतनी इंडिसाइसिव नहीं थी। आखिरकार हर हॉलिडे और एनिवर्सरी पर वो मेरे लिए सिर्फ स्टार से रिलेटेड चीजें ही लाती थी। क्योंकि मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था, उसने ध्यान से चुना हुआ गिफ्ट लेने के बाद कुछ भी गलत नोटिस नहीं किया। उसने उसके पैसे दिए, एक फ्लोरिस्ट से फ्लावर्स ऑर्डर किए और मुझे घर ले जाने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी मैं अचानक बोला, ये गिफ्ट किसके लिए है? उसे आखिरकार एहसास हुआ और उसने मुझे समझाया, ये बोदा के लिए है। उसने मुझे अपने मॉडर्न डांस परफॉर्मेंस की 2 टिकट्स दी थी और मुझे तुम्हें साथ लाने के लिए इनवाइट किया था। मैंने सोचा कि अगर हम उसके शो में जा रहे हैं तो मुझे कम से कम। मैंने शुरू में सोचा था कि उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ जियो बोदा की वजह से यहाँ है। आखिरकार पहले जब मैं खुद एक आर्ट स्टूडेंट था, मैंने भी उसे कुछ आर्ट एग्जीबिशंस में इनवाइट किया था। लेकिन मुझे उससे हमेशा यही जवाब मिला कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू हुई, उसने बहुत ध्यान से देखा। जब जियो बोदा स्टेज पर आया, उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए उसने यहाँ तक कि मुझे उन पीसेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब तक मैंने लियू रुऑन को मॉडर्न डांस रेपर्टोयर की लिस्ट देते हुए नहीं देखा, जैसे वो इसे अंदर तक जानती हो, तब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि वो आर्ट में अनइंटरेस्टेड नहीं थी। वो बस उस आर्ट की परवाह नहीं करती थी जिसका जियो बोदा से कोई लेना देना नहीं था। मैंने एक बिटर स्माइल दी, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा। शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कुछ कहता भी तो। शो के बाद लियू रुआन और मैं बैकस्टेज गए ताकि जियो बोदा के नीचे आने का इंतजार कर सकें। मैंने सोचा कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन जियो बोदा बैकस्टेज कहीं नहीं दिखा। तभी फ्रंट लॉबी की तरफ से अचानक चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। इधर-उधर पूछने के बाद हमें पता चला कि लॉबी में अचानक आग लग गई है। बहुत सारे लोग वहां फंस गए थे। मैंने सबकॉन्शियसली लियू रुआन की तरफ देखा। यकीनन उसका चेहरा डर से भरने लगा। उसके पास सोचने का वक्त भी नहीं था और सिर्फ एक ही ख्याल बचा था, जियो बोदा अभी भी अंदर है, मुझे उसे बचाना होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मेरी आंखों में डिसअप्रूवल था। पास में ही एक फायर स्टेशन है और लोगों ने पहले ही कॉप्स को बुला लिया है। फायर फाइटर्स जल्द ही यहाँ होंगे, तुम्हारे लिए अब अंदर जाना बहुत डेंजरस है। लेकिन उसने मेरी नसीहत बिल्कुल नहीं सुनी। उसने जोर से मेरा हाथ झटक दिया, मुझे पीछे ढकेला और बिना सोचे समझे लॉबी की तरफ भागी। फायर फाइटर्स जल्द ही आ गए और लॉबी में फंसे हर किसी को रेस्क्यू किया। जब लियू रुऑन को बाहर लाया गया, एक नज़र में मैंने उसके हाथ पर एक बड़ा जलने का निशान देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अभी भी जियो बोदा का हाथ जोर से पकड़े हुए, इस डर में कि वो पीछे ना छूट जाए। उसने उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट किया था। जियो बोदा को असल में कोई चोट नहीं आई थी। ये सुनने के बाद कि वो बाद में किसी को बचाने के लिए आग में कूद गई थी, फायर फाइटर्स ने उसके मुंह पर उसे डांटा। उन्होंने उसे बताया कि चाहे वो कितनी भी एंग्शियस हो, उसे बिना प्रोटेक्टिव गियर के इस तरह अंदर नहीं जाना चाहिए था। अब जबकि दोनों आग से सही सलामत बाहर थे, उसके दिल को आखिर सुकून मिला। घबराए हुए जियो बोदा को गले लगाते हुए उसने उसे धीरे से तसल्ली दी। फायर फाइटर्स की बातें सुनते हुए उसने पलटकर जवाब नहीं दिया और बस खामोशी से सुनती रही। जल्द ही मौके पर एम्बुलेंस आ गई। उसके हाथ पर चोट की वजह से लियू रुआन को हॉस्पिटल ले जाया गया। शुरू से आखिर तक उसने जियो बोदा का हाथ नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ मैं बहुत पीछे छूट गया था। मैंने एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग स्माइल दी। उनका प्यार कितना महान है, जियो बोदा के लिए कितनी तारीफ के काबिल है। उसने आग में कूदकर अपनी जान खतरे में डाली, गी बोधा के लिए। यहाँ तक कि एक डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज उसके हाथ जख्मी हो गए, उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। मैं आखिर में खुद कैब लेकर हॉस्पिटल गया। बार बार पूछने के बाद मुझे आखिरकार पता चल गया कि वो कहाँ थी। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जाने से पहले मैंने धुंधला सा नर्सेस को बातें करते सुना। वो आदमी डॉक्टर ली का पति है, लेकिन वो लड़का कौन है जिसे वो पकड़े हुए थी और छोड़ नहीं रही थी? एक उसका प्यार करने वाला पति है, दूसरा उसका न भूलने वाला पहला प्यार। मैंने उन आवाजों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इस बार सोचे बिना नहीं रह सका। तुम समझाने के लिए किस तरह का बहाना इस्तेमाल करोगी? जब मैं लियू रुएन के वार्ड में गया, उसे आखिरकार याद आया कि वो क्या भूल गई थी। मैंने उसे घबराहट में उठते हुए देखा।
उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा, लेकिन हमेशा की तरह मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और मैंने दिखाया, कोई बात नहीं। लियू रुएन जानती थी कि वो इस बार सच में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है, इसलिए वो सिर्फ गियोधा को पहले जाने के लिए मना सकी। उसे वार्ड से बाहर जाते हुए देखकर उसने आखिरकार मुझसे माफी मांगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। चैनजाए, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हें पीछे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं हॉस्पिटल के बेड के पास बैठ गया और उसके गॉज से बंधे हुए हाथ को देखा। पहली बार मैंने तुरंत ये नहीं कहा कि मैंने उसे माफ कर दिया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम भूल जाओगी, गी बोधा, क्या वो अब भी मायने रखता है? उसकी सांस अटक गई इससे पहले कि उसने मेरी तरफ सिर हिलाया, मुझे एक पक्का जवाब देते हुए। इट काउंट्स। चैनजाए, सच में मेरे दिल में उसके लिए कोई और जज्बात नहीं है। कौन जानता है कि मैंने उस पर यकीन किया या नहीं, लेकिन मैंने ये बात फिर कभी नहीं उठाई। लियू रुवेन के हाथ की चोट गंभीर नहीं थी। हॉस्पिटल में कुछ दिन ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। जिस दिन उसे डिस्चार्ज किया गया, मैंने अपने फोन पर कैलेंडर चेक किया। मेरे जाने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। जाने से 3 दिन पहले मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए, मेरे फोन नंबर के साथ। जब लियू रुएन को एहसास हुआ कि वो अचानक मुझसे बात नहीं कर पा रही है, तब वो घबराकर पूछने आई कि क्या हुआ और मैंने अचानक अपने सारे अकाउंट्स क्यों बंद कर दिए। मैंने आराम से जवाब दिया, मैंने उन्हें बंद नहीं किया है। अकाउंट्स में शायद कोई बग आ गया होगा, मैं बाद में चेक करूंगा। असल में बहाना बहुत कमजोर था, लेकिन लियू रुएन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरा जवाब सुनने के बाद उसे तसल्ली हुई और वो जाने के लिए मुड़ी। जाने से 2 दिन पहले मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। जो फेंकना था उसे फेंक दिया और जिसे निपटाना था उसे निपटा दिया। फिर मैंने एक लॉयर से अपने लिए डिवोर्स अग्रीमेंट बनवाया। जाने से पहले अपने आखिरी दिन मैंने वो सारे गिफ्ट्स इकट्ठे किए जो लियू रुएन ने मुझे कभी दिए थे। उन फ्लाइट टिकट्स के साथ जो पिछले 5 सालों में वो चोरी चुपके यूएस जाकर घी बोधा से मिलने के लिए ली थीं। मैंने ये सारी चीजें एक बॉक्स में पैक की और आखिर में उसके लहजे में लिखकर ऊपर एक लव लेटर रखकर पूरी चीज गियोदा को मेल कर दी। इन इतने सालों के बाद भी वो गियोदा को कभी नहीं भूली थी। पैकेज मेल करने के बाद जब मैं घर वापस आया, लियू रुएन भी अभी वापस आई थी। उसने खाली घर को देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। वो पूछने से नहीं रुक सकी, क्या तुमने बहुत सारा सामान फेंक दिया? घर इतना खाली क्यों लग रहा है? शायद इसलिए क्योंकि मैं आज जा रहा था, इसलिए मैंने इसे अब और नहीं छुपाया। हाँ, मैंने वो सब फेंक दिया जो हमने हमारी शादी के वक्त खरीदा था। लियू रुएन ने सोचा कि मैं सिर्फ साफ सफाई कर रहा हूं, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। फिर मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ नए खरीदने चलूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी आखिरी रिक्वेस्ट रखी। जब हमारी शादी हुई थी, तब हमारा रिसेप्शन फिंची मैनर में हुआ था। तब तुमने मुझसे कहा था कि जब हमारी गोल्डन एनिवर्सरी आएगी, तब हम वहां एक और बड़ी पार्टी करेंगे। क्या तुम्हें अब भी याद है? मुझे याद है। क्यों? वो औरत थोड़ी हैरान हुई मेरी तरफ मुड़कर देखते हुए। हम अभी तक अपनी गोल्डन एनिवर्सरी तक नहीं पहुंचे हैं, है ना? जो 3 चीजें तुम पर उधार थीं, उनमें से अब भी एक आखिरी चीज बाकी है। आज मेरे साथ फिंची मैनर चलो। मैं वापस जाकर एक नजर देखना चाहता हूं। मेरी अचानक की गई इस रिक्वेस्ट पर लियू रुएन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आखिरकार वो मान गई। जब हम मंजिल पर पहुंचे, लियू रुएन मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मेरी खुश दिखने वाली पीठ को देखते हुए वो एक पल के लिए ख्यालों में खो गई। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे बहुत लंबे समय से ऐसा नहीं देखा था। पिछले 1 महीने को याद करते हुए लियू रुएन की यादों में मेरा सबसे गहरा असर वो था जब मैं उसे आराम से कह रहा था कि सब ठीक है। जब वो ख्यालों में खोई हुई थी, उसका फोन अचानक बजा, जिससे उसका ध्यान तुरंत वापस आया। उसने नीचे देखा और स्क्रीन पर बोधा को देखा। फिर भी उसने तुरंत फोन नहीं उठाया। फिर उसने दोबारा मेरे आगे चलती हुई पीठ को देखा और अचानक उसके दिल में एक बेचैनी की लहर उठी। उसके दिमाग में एक आवाज उसे बार बार कह रही थी कि अगर उसने ये फोन उठाया तो वो उसे पूरी तरह खो देगी। लेकिन जरूरी रिंगटोन बार बार बजती रही। मैंने भी वो आवाज सुनी। मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए और अपना वही हमेशा वाला एक्सप्रेशन बनाया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम पहले जा सकती हो। जैसे उसे एक पल में आजादी मिल गई हो, लियो रियोन ने अपने दिल की उस अनजानी बेचैनी को नजरअंदाज किया और जल्दी से कॉल उठा ली। जब उसने दूसरी तरफ से रोती हुई आवाज सुनी जो कह रहा था कि वो फिर से चोटिल हो गया है, तो उसकी बची खुची समझदारी पल भर में खत्म हो गई। जेनजे, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। पहले तुम खुद ही सब देख लो। मैनर से बाहर निकलने से पहले उसके पास ठीक से गुड बाय कहने का भी वक्त नहीं था। मैंने बस उसे दूर जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। लियो रुआ,
मैं इस बार तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। मैनर में थोड़ी देर रुकने के बाद मैं मुड़ा और चला गया। हमारी शादी यहाँ शुरू हुई थी और अब यहाँ खत्म हो रही है। मुझे लगता है इस रिश्ते को खत्म करने का ये सही तरीका है। जब मैं घर पहुंचा, मैंने वो सूटकेस उठाया जो मैंने बहुत पहले पैक किया था। पहले से साइन किया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट पीछे छोड़ा और एयरपोर्ट के लिए सीधा कैब ली। शुरू से अंत तक मैं आजाद और बिल्कुल पक्के इरादे के साथ वहां से निकल गया। जब लियो रुआन ने गियो बोधा को ढूंढा तो उसे पता चला कि उसका पिटना और चोटिल होना सब दिखावा था। वो थोड़ी परेशान थी, मगर गियोदा ने उसके गुस्से को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से हंसा। क्या इसलिए नहीं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम उस चेंजेई के साथ बिजी थी और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था? मैंने तुम्हें याद किया रुआन। तुम उसके साथ कब सब साफ करने वाली हो? जैसे ही उसने ये कहा, लियो रुआन अचानक सुन्न हो गई। उसने गियोदा को कंफ्यूजन में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कहा। गियोदा ने एक नजर में उसकी कंफ्यूजन देख ली और उसे थोड़ा बुरा लगा। वो तुरंत गया और उस एक्सप्रेस पैकेज को उठाया और लियो रुआन की तरफ गर्व से अपनी आईब्रो ऊपर की। मगर क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, क्या तुम्हें पहले उसे डिवोर्स देने की जरूरत नहीं है? मैं कोई दूसरा मर्द नहीं बनना चाहता। उसके हाथों में चीजों को देखते हुए लियो रुआन के दिमाग की तनी हुई डोरी अचानक टूट गई। तुमने कहा मैंने ये तुम्हें मेल किया है? उसकी अचानक बढ़ी हुई आवाज ने गियोदा को चौंका दिया। उसने साइड से वेडिंग रिंग उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। कोई और कौन होगा? भेजने वाले का पता तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है। और क्या ये वेडिंग रिंग वही नहीं है जो तुमने कुछ वक्त पहले उतारी थी? मगर मुझे वो वेडिंग रिंग नहीं चाहिए जो तुमने किसी और के साथ शेयर की हो। तुम्हें मेरे लिए एक नई खरीदनी होगी। वो वेडिंग रिंग पकड़ने के लिए झपटी। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। स्टाइल और साइज साफ तौर पर फैंग युआन की रिंग का था और उसने गियोदा को कभी ये चीजें नहीं भेजी थी। इसलिए ये बिल्कुल साफ था कि ये किसने भेजी थी। उसके चेहरे पर इतना शौक देखकर गियोदा को एहसास हुआ कि उसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था और वो बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। कम से कम वो जानता है कि कब पीछे हटना है। मगर अगले ही पल उसे जोर से धक्का दे दिया गया। लियो रुआन ने रिंग को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अचानक उसे फैंग युआन का ख्याल आया जिसे वो मैनर में छोड़ आई थी। वो जल्दी से उठी, पीछे चिल्लाते हुए गियोदा को इग्नोर किया और तेजी से गाड़ी चलाकर वापस मैनर की तरफ गई। मगर जब तक वो मैनर पहुंची, फैंग युआन वहां कहीं नहीं था। वो मुड़ी, वापस कार में बैठी और जितना जल्दी हो सके वापस घर की तरफ भागी। घर बिल्कुल खाली था। न सिर्फ वो चला गया था, बल्कि उससे जुड़ी हर चीज साफ कर दी गई थी। उसने बेचैनी से कमरे तलाशे, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ भूल गया हो। मगर आखिर में उसे लिविंग रूम की टेबल पर कुछ मिला। उसने एक पहले से साइन किया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट देखा। इस पल लियो रुआन को आखिर एहसास हुआ कि फैंग युआन का उस सुबह क्या मतलब था जब उसने कहा था कि उसने अपनी शादी की हर चीज फेंक दी है। जो उसने फेंका था वो सिर्फ उनके साथ बिताए वक्त की निशानियां नहीं थी। उसने अपनी शादी फेंक दी थी और उसे फेंक दिया था। उसने अपने हाथ में पकड़ी वेडिंग रिंग को खाली नजरों से देखा और अचानक गौर किया कि जहां उसकी अपनी रिंग होती थी वो जगह खाली थी और यहाँ तक कि रिंग का निशान भी काफी फीका पड़ गया था। लियो रुआन को अचानक पहला दिन याद आया जब उसने अपनी वेडिंग रिंग उतारी थी। फैंग युआन ने उससे पूछा था कि उसने इसे क्यों उतारा। उस वक्त उसने बिल्कुल परवाह नहीं की और बस एक आम से बहाने से उसे टाल दिया, ये कहकर कि उसने इसे उतारा क्योंकि सर्जरी के दौरान ये बीच में आ रही थी। उसने तब कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में सब जानने जैसा एक भाव था। उसने उसके बाद इस बारे में कभी नहीं पूछा। क्या उसने इसे नहीं देखा था? नहीं, वो शुरू से ही उसका जवाब जानता था। सच तो ये था, ना तो ये डॉक्टर के तौर पर उसका पहला दिन था और ना ही उसका पहला सर्जरी था, चाहे वो सर्जरी के लिए मुश्किल ही क्यों ना हो। पहले उसे हमेशा इसे वापस पहनना याद रहता था, मगर बाद में उसने इसे कभी वापस नहीं पहना। क्या फैंग युआन को तब से ही एहसास हो गया था कि कुछ गलत है? पर ध्यान से सोचने पर वो सही नहीं लग रहा था। और पीछे जाएं तो शायद ये उस दिन से शुरू हुआ था जब वो आइसलैंड से वापस आई थी। उस दिन वो उसके लिए एक क्रश्ड पीनट केक लाई थी जिससे उसे एलर्जी थी, और उसने बस उसे इसके बारे में याद दिलाया। और जब उसने उसे एक गिफ्ट दिया तो उसने वो खुशी नहीं दिखाई जो वो पहले गिफ्ट्स मिलने पर दिखाता था। लियू रुआन ने अनजाने में फैंग युआन को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। जब तक उसने फोन पर ऑटोमेटेड वॉइस नहीं सुनी कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज आउट ऑफ सर्विस, तब तक उसे याद नहीं आया। कुछ दिन पहले ही उसने अपने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। पता चला कि वो शुरू से ही जाने के साइंस दे रहा था। उसने बस कभी ध्यान नहीं दिया। डिंग! एक नए ईमेल की नोटिफिकेशन आई। उसने उसे खोला और देखा कि वो एक अननोन अकाउंट से था। मैसेज में एक फोटो थी। वो फोटो एक मोमेंट्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट था। जिसने पोस्ट किया था वो जियो बोधा था। कैप्शन में लिखा था, वॉच द अरोरा विद द पर्सन आई लाइक वन मोर टाइम एंड आई विल गो होम विद यू। पोस्ट उस दिन की गई थी जो उनकी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी का दिन था। तो उसे तभी से सब पता था। वो जानता था कि एनिवर्सरी की शाम को उसका अचानक जाना किसी बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं था, बल्कि जियो बोधा के साथ अरोरा देखने के लिए था।
पछतावे की एक बड़ी लहर ने उसकी सैनिटी को निगल लिया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो कितनी स्टूपिड रही थी। उसका चतुराई से छुपाना उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट क्लॉथ की तरह था, जो कुछ भी नहीं छुपा पा रहा था। पर वो उसे कभी डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। वो बस जियो बोधा के लिए अपने ऑब्सेशन को नहीं छोड़ पा रही थी। इसलिए जब उसने उसके वापस आने की खबर सुनी, तो वो अपने ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर सकी और एक गलत चॉइस कर ली। पर वह साफ तौर पर उसे रोक सकता था। उसने इस तरह इतनी खामोशी से जाने का फैसला क्यों किया? वो बेइंतहा रोने लगी। फिर अचानक उसे याद आया कि फैंग युआन ने ही उसे ये ईमेल भेजा होगा। उसने जल्दी से सेंडर की इन्फो पर क्लिक किया, पर उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन आई जिस पर लिखा था कि अकाउंट डिलीट हो गया है। वो इतना रूथलेस था, उसने उसके लिए उम्मीद की एक किरण भी नहीं छोड़ी। उसकी नज़र टेबल पर रखे डिवोर्स अग्रीमेंट पर पड़ी और उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की एक चमक आई। उसने अभी तक इस पर साइन नहीं किए थे। उन्हें अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला था, जिसका मतलब था कि वो अभी भी उसका हस्बैंड था। उनकी मैरिज इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई थी। उसने डिवोर्स पेपर का वो टुकड़ा पकड़ा और जोर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो इस पर साइन नहीं करने वाली थी और वो उसे नहीं छोड़ रही थी। पर अभी लिऊ लुआन ने सोचा कि उसे पहले किसी और से निपटने की जरूरत है। आधे घंटे बाद उसने जियो बोधा का दरवाजा खटखटाया। लिऊ लुआन को देखकर जियो बोधा के चेहरे पर प्लेजेंट सरप्राइज की एक चमक आई। उसने नहीं सोचा था कि वो वापस आएगी। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, उसके चेहरे पर एक जोर का स्लैप पड़ा। स्मैकी। उसने एक हाथ से अपना चेहरा पकड़ लिया, आंखों में ग्रीवेंस के आंसू भराए और दूसरे हाथ से उसकी तरफ इशारा किया। उसने उसे पूरी डिसबिलीफ से देखा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। उसने सोचा कि उसका ये दुखी लुक देखकर उसे शायद थोड़ी पिटी आएगी, पर उसकी आंखों में एंगर के सिवा कुछ नहीं था। एंगर जिसमें थोड़ी हेट्रेड भी शामिल थी। क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए? आखिर किसने तुम्हें फैंग युआन के पास जाने और उसे ये सब नॉनसेंस भेजने की हिम्मत दी? जियो बोधा, जब तुमने ये सब किया तो क्या तुम्हें जरा भी शेम महसूस नहीं हुई? क्या जी फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है कि जानबूझकर दूसरा मर्द बनो और एक्चुअल हस्बैंड के सामने खुद को परेड करो? क्या तुम्हें कोई शेम नहीं है? उसके वर्ड्स बहुत फियर्स थे, जो उसके प्राइड को मिट्टी में मिला रहे थे, पर उन्होंने उसके फ्यूरी को भी भड़का दिया। मुझे कोई शेम नहीं है। जियो बोधा बहुत ज्यादा एंगर में हंसा और उसने पलटकर उसे स्लैप मार दिया। लिऊ रुआन, क्या तुम खुद पथेटिक नहीं हो? तुम कहती हो कि मुझे शेम नहीं है, तो वो कौन था जिसने मेरा मोमेंट्स पोस्ट देखा और मेरे साथ अरोरा देखने के लिए बेताबी से आइसलैंड की टिकट खरीदी? यहां तक कि मैंने अरोरा के बारे में उसका एक पोस्ट देखा था। तुम्हारे हस्बैंड का क्या? क्या तुमने वो कभी देखा? क्या तुमने कभी उसे साथ ले जाने का पूछा? क्या मैंने तुम्हें मेरे साथ आइसलैंड जाने के लिए फोर्स किया? क्या मैंने तुम्हें अपना फोन मेरी फोटोज से भरने के लिए फोर्स किया? क्या मैंने तुम्हें उसे तब अबैंडन करने के लिए फोर्स किया जब उसे इमरजेंसी केयर की जरूरत थी ताकि तुम मुझे बचा सको? क्या मैंने तुम्हें बार बार उसे डिच करने के लिए फोर्स किया? क्या ये इसलिए नहीं क्योंकि तुम चीप हो, मैं बस हाथ हिलाता हूं और तुम एक लैपडॉग की तरह मेरे पास भागी चली आती हो? लिऊ रुआन ने जियो बोधा को अपने सामने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो हमेशा एक स्पॉइल्ड यंग मास्टर की तरह बिहेव करता था। जब वो थोड़े टैंट्रम्स दिखाता भी था, तो वो ज्यादातर प्लेफुल फ्लर्टिंग होती थी। पर अब वो एग्जैस्परेटेड था। उसका चेहरा मैलिस में भरा था। उसने उसे चुप कराने के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स का यूज किया और यहां तक कि उसे स्लैप मारा। पर उसके वर्ड्स की वजह से भी लिऊ रुआन को आखिरकार एहसास हुआ कि फैंग युआन भी ओरिजिनली अरोरा देखना चाहता था। तो जब उसने उसकी और जियो बोधा की साथ में आइसलैंड जाकर अरोरा देखने की मोमेंट्स पोस्ट देखी होगी, तो उसे कैसा लगा होगा? उसके दिल में रिग्रेट की एक लहर उठी। इस सब की वजह बनने वाले इंस्टिगेटर को देखकर अब वो अपना टेम्पर कंट्रोल नहीं कर सकी और उससे फिजिकल फाइट करने लगी। लिऊ रुआन आखिरकार एक विमेन थी, स्पॉइल्ड और पैम्पर्ड। स्ट्रेंथ के मामले में वो जियो बोधा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। स्कसल के दौरान उसे ज्यादा हिट्स आईं, पर उसके बाल खींचने और किकिंग से वो भी आसानी से नहीं बचा। वो भी पूरी तरह मेस दिख रहा था। इन दी एंड उनकी फाइट ने नेबर्स का ध्यान खींचा, जिन्होंने पुलिस को बुला लिया। फार्स तभी रुका जब कॉप्स ने उन्हें अलग किया। लेकिन इस ब्रॉल ने उन दोनों के बीच पूरी तरह से फॉलआउट पैदा कर दिया। लिऊ रुएन फैंग फैंग युआन का ठिकाना ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे इस पल एहसास हुआ कि वो उसके सोशल सर्कल के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। अकेली चीज जो वो जानती थी वो उसकी कंपनी का एड्रेस था, लेकिन जब वो ढूंढने गई तो उसे पता चला कि वो पहले ही अब्रॉड ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती थी। वो फैंग युआन के बॉस के पास गई, लेकिन भले ही वो जानता था कि फैंग युआन कहाँ है, उसने उसके ठिकाने के बारे में एक शब्द भी बोलने से मना कर दिया।
उसने हर मुमकिन जगह तलाश की, लेकिन फिर कभी उसका एक निशान भी नहीं पा सकी। 2 साल बाद सिटी ए के एयरपोर्ट पर फैंग युआन अपना सूटकेस पुश करते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसने अपने चेहरे पर सनग्लासेस ऊपर किए और आसपास देखा, लेकिन उस इंसान को नहीं देखा जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने तेवर बदले और धीरे से बुदबुदाया, जैक ने जो पिकअप अरेंज किया है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। मैं पहले ही बाहर आ गया हूं और वो बंदा कहीं नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक हल्की सी शिकायत थी, लेकिन उसके पास से गुजरती एक औरत अचानक रुक गई। फैंग युआन! औरत की खुशी और हैरानी से भरी आवाज उसके बगल में गूंजी और सूटकेस खींचने वाली कलाई अचानक पकड़ ली गई। फैंग युआन के तेवर और गहरे हो गए। वो उस औरत को देखने के लिए मुड़ा जिसने उसे पकड़ा हुआ था, अपने सनग्लासेस नीचे किए और उसकी आंखों में बेसब्री बिल्कुल साफ थी। लियू रुएन? पिछले 2 सालों से भले ही फैंग युएन अब्रॉड था, आखिरकार वो एक फैशन डिजाइनर था, इसलिए वो पूरी तरह से इंटरनेट से बच नहीं सका। वो फिर भी कुछ हद तक डोमेस्टिक न्यूज से जुड़ा रहा। इसलिए वो जानता था कि उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही उसने जानबूझकर जीबुआ को दूसरा मर्द बनने और किसी और का परिवार तोड़ने के लिए एक्सपोज कर दिया था। और ब्लूबर्ड ओपेरा हाउस का फॉर्मर प्रिंसिपल बैले डांसर होने के नाते जीबुआ ने इस इंसिडेंट के बाद कुदरती तौर पर बहुत बड़ा बैकलैश झेला। जीबुआ आखिरकार पब्लिक प्रेशर की वजह से नटोरियस हो गया। ब्लूबर्ड ओपेरा हाउस ने उसे फायर करने का एक स्टेटमेंट जारी किया। वो सपना जिसका उसने इतने वक्त से पीछा किया था, उसकी गलत चॉइसेस की वजह से आखिर में पूरी तरह शैटर हो गया। असल में चीटिंग पार्टी होने की वजह से नेटिजन्स ने लियू रुइन की भी निंदा की थी, लेकिन क्योंकि वो हॉस्पिटल में एक टॉप सर्जन थी, हॉस्पिटल के लिए उसे निकालना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा भले ही फादर लियू ने इन सालों में उसकी ज्यादा परवाह नहीं की थी, जब पब्लिक ओपिनियन ने लियू रुइन पर हमला किया, तब लियू ग्रुप ने फिर भी बैकलैश को दबाने के लिए कदम उठाया, उसे सजा मिलने से बचा लिया। इसलिए एक बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद वो अचानक फैंग युआन से टकरा गई, जो काम के लिए देश वापस लौटा था। लेकिन जिस पल उसने उसकी आंखों में बिना छुपी हुई डिस्गस्ट देखी, उसका दिल फिर से दुखने लगा। फैंग युआन, क्या तुम इस बार वापस आने के बाद फिर से जा रहे हो? फैंग युआन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी जिसने उसे पकड़ा हुआ था, और उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। छोड़ो मुझे। उसने रिफ्लेक्सिवली अपनी पकड़ ढीली कर दी। लेकिन जो इंसान इतने वक्त से गायब था, वो आखिरकार फिर से सामने आया था, और वो उसे बस यूं ही जाने देना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर भी जैसे ही उसने छोड़ा, उसने उसके साथ प्लेग जैसा बर्ताव किया और तेजी से कई कदम पीछे हट गया। मिस लियू, प्लीज थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि ज्यादा करीब मत आइए। उसे ये कहते हुए सुनकर लियू रुएन ने सबकॉन्शियसली जवाब दिया, मैंने डिवोर्स की भी हाँ नहीं की। फैंग युआन, प्लीज मुझे एक और मौका दो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। फैंग युआन, मैंने उस वक्त उस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए थे और हमें कभी डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला। इस वक्त तुम अब भी मेरे हस्बैंड हो। उसने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, उस प्यार को फिर से जगाने की कोशिश करते हुए जो वो कभी उसके लिए रखता था। फैंग युआन ने उसे ये कहने की उम्मीद नहीं की, और उसने यकीनन ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके और उसके अनफॉरगेटेबल फर्स्ट लव के लिए वॉलंटरीली पीछे हटने के बाद वो अब भी क्यों इस मैरिज से इतनी बुरी तरह चिपकी हुई है। उस वक्त उसे बताए बिना चुपके से देश छोड़ना उसकी गलती थी, लेकिन वो बस मुस्कुराया। ये ठीक है, अगर तुम अनकंटेस्टेड डिवोर्स नहीं चाहती तो मैं इसके लिए लॉ सूट भी फाइल कर सकता हूँ। उसने अपना सूटकेस पुश किया, उसके पास से गुजरा और आगे बढ़ता गया। वैसे भी हम पहले ही 2 साल से अलग हैं। अगर मैं सू करने का फैसला करता हूं तब भी कोर्ट आखिर में डिवोर्स दे देगा। ये कहने के बाद उसने लियू रुएन का चेहरा तक नहीं देखा और बस सीधा चला गया। लियू रुएन ने सोचा था कि डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन न करके वो फैंग युआन को अपने पास रख सकती है, लेकिन वो भूल गई कि इस दुनिया में सिर्फ अनकंटेस्टेड डिवोर्स ही अकेला रास्ता नहीं है। हालांकि इस वजह से वो आखिरकार समझ गई कि फैंग युआन का जाने का फैसला कितना पक्का था। भले ही 2 साल बीत चुके थे, उसने अभी तक उसे माफ नहीं किया था। वो अपने दिल के दर्द को नहीं रोक पा रही थी और उस दिशा में खाली नजरों से देख रही थी जहां वो गया था। उसने अचानक एक लड़की को फैंग युआन की तरफ भागते हुए देखा। वो जोर जोर से हाँप रही थी। उसने कुदरती तौर पर उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। उसने उससे कुछ बातें भी की। उनका बर्ताव काफी रिलैक्स्ड और नेचुरल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हों। इतनी जल्दी उसके साथ पहले से ही कोई और था। उस पल उसके दिल में जलन की लहर उठी। उसने चाहा कि काश वो उसके बगल में खड़ी औरत को हमेशा के लिए गायब कर सकती, लेकिन अभी चुपके से पीछे से उसे देखने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसमें उसके सामने दोबारा आने की हिम्मत तक नहीं थी।
वो उससे नफरत करता था। डॉक्टर लिू, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? डायरेक्टर बुला रहे हैं, हमें जल्दी वापस आने के लिए कह रहे हैं। दूसरे डॉक्टर्स जो पीछे रह गए थे वो वहां पहुंच गए। लिू रुआन को वहां अभी भी ख्यालों में खोया हुआ देखकर वो उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सके। वो आखिरकार रियलिटी में वापस आई और एक आखिरी बार उस दिशा में गहराई से देखा जहां वो गया था। वो मुड़ी और चली गई। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। कम से कम अभी के लिए। वो अभी भी उसकी वाइफ थी। ये बात नहीं बदलेगी। इस बीच दूसरी तरफ ड्राइवर बाहर आया और उसने सॉन्ग शियू के हाथ से सूटकेस ले लिया। वो पहले फैंग युआन के साथ कार में बैठी। शियू, तुम मुझे लेने क्यों आई हो? सॉन्ग फैमिली को फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में लीडर माना जाता था और सॉन्ग शिवा सॉन्ग ग्रुप की इकलौती एयर थी जिसका अब्रॉड में भी काफी इन्फ्लुएंस था। अगर फैंग युआन को अब्रॉड ट्रांसफर ना किया गया होता और उस वजह से प्रमोशन ना मिली होती, भले ही उसकी कंपनी ने सॉन्ग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया होता, उसका नंबर नहीं आता। लेकिन उस कोलैबोरेशन के बाद से उन दोनों ने प्राइवेट में एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया था। फिर भी चाहे वो कितने ही करीब क्यों ना हो, फैंग युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे लेने आएगी। थोड़े यकीन ना होने पर उसने उससे पूछा, क्या जैक सच में तुम पर हुक्म चला सकता है? बिल्कुल नहीं, जब तक मैं खुद न चाहूं। वरना अगर वो बुढ़ा आदमी भी आ जाए तो मैं उसकी एक बात नहीं सुनूंगी। वो बड़े गर्व से बोली, एक प्राउड पीकॉक की तरह लग रही थी। मैं तुम्हें लेने आई हूं बेशक क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। उसका पहला सेंटेंस सुनकर उसे लगभग हंसी आ गई, लेकिन उसका दूसरा सेंटेंस इतना डायरेक्ट था कि हंसी उसके गले में ही रह गई। ये बात कि सॉन्ग शियो उसे पसंद करती थी, उसने कभी नहीं छुपाई थी। लेकिन उसके लिए अपने पिछले रिलेशनशिप से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। लियू रुआन ने उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा घेरा हुआ था, जहां उसने 7 साल तक उससे चुपके से प्यार किया और 5 साल तक उससे मैरिड रहा। वो सच में सोचा करता था कि वो उसके साथ हाथ पकड़कर पूरी जिंदगी बिताएगा। लेकिन जी बोआ जिसके पीछे वो अपना सब कुछ छोड़कर भागी थी, उसे सिर्फ अपना हाथ हिलाने की जरूरत थी, उसकी सारी अटेंशन आसानी से चुराने के लिए। भले ही उसने बाद में जी बोआ से दूरी बना ली हो, उसका क्या फायदा? जो दर्द उसने उसे दिया था वो गायब नहीं होगा। ये बात कि उसने चीट किया था सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाएगी कि उसने बाद में उसकी भरपाई करने की कोशिश की थी। वो उसे नापसंद करता था, उससे घिन खाता था और यहाँ तक कि उससे नफरत करता था। इस तरह के इमोशंस के साथ कोई रास्ता नहीं था कि वो एक नया रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर सके, और अभी उसके लिए इसे एक्सेप्ट करना और भी ज्यादा नामुमकिन था। फैंग युआन ने सॉन्ग शियो की तरफ देखा और बात जारी रखी। हालांकि मुझे ये कहने से बहुत नफरत है, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि मेरा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। 2 साल पहले मेरा जाना बहुत जल्दबाजी में था। भले ही उस वक्त अब्रॉड जाने से पहले मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट छोड़ा था, उसका दिल अपने पहले प्यार से भरा हुआ देखकर मैंने सोचा था कि एक बार जब वो डिवोर्स अग्रीमेंट देखेगी तो वो साइन करने के लिए मान जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता किस वजह से वो बाद में अलग हो गए और साथ नहीं रह सके, और उसने कभी उस डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया। तो लीगली देखा जाए तो हम अभी भी मैरिड हैं। उसके इस अचानक खुलासे ने शियू को पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस लड़के का वो 2 साल से पीछा कर रहा था, वो असल में अभी भी एक मैरिड मैन था। उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अपने अंदर की वो थोड़ी सिनिकल और केयरफ्री वाइब नहीं खोई। उसका लहजा फ्लर्टियस था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। वैसे भी जो तुम कह रहे हो उस हिसाब से तुम आखिरकार उससे डिवोर्स लेने ही वाले हो, है ना? अगर तुम्हें मैरिड होते हुए ये करने में कोई ऐतराज नहीं है तो मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ऐतराज है तो मैं तुम्हारे डिवोर्स होने का इंतजार भी कर सकती हूँ। उसकी बातें कितनी खुली और डायरेक्ट थी, फैंग युआन पूरी तरह हैरान रह गया। लेकिन सिर्फ वही हैरान नहीं था, आगे बैठा ड्राइवर भी था, जिसने जोर जोर से कई बार खांसा। उसका स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल लगभग छूट ही गया था। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थी। जब तक उसने सॉन्ग शियू की मर्डरस ग्लेयर नहीं देखी, तब तक उसने जल्दी से अपनी नजर नहीं हटाई और फिर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ने के बाद वो जल्दी से कार के पीछे छुप गया और सॉन्ग फैमिली के ओल्ड मास्टर को कॉल किया। मास्टर, यंग मिस ने कहा है कि वो प्यार के लिए दूसरी औरत बनना चाहती हैं। किसी दूसरे देश में बैठे ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने फोन उठाया और सबसे पहले उन्होंने ये अर्थ शैटरिंग गॉसिप सुनी। इसने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने जो चाय अभी पी थी वो सीधा बाहर निकल गई। तुमने अभी क्या कहा? लेकिन फैंग युआन को इस सब के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। इस बार देश वापस आना असल में इसलिए था क्योंकि उसे डोमेस्टिक लेवल पर काम कोऑर्डिनेट करना था। लेकिन अब उसके पास एक और काम आ गया था।
उसे अपनी फ्रांस की अगली ट्रिप से पहले वो डिवोर्स फाइनलाइज करना था। फैंग युआन को सही से पता नहीं था कि लियू रुआन और जियोदा के बीच आखिर में इतना गंदा फॉलआउट क्यों हुआ, और उसे उनके ड्रामा में घुसने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि जब वो दोबारा जियोदा से मिलेगा तो ये इतना अचानक होगा। ये एक चैरिटी गाला में था। फैंग युआन अपने बॉस जैक के पीछे पीछे अंदर गया। जैसे ही उसने वेन्यू में कदम रखा, उसने देखा कि जियोदा एक औरत के पीछे चल रहा था। वो हैगर्ड लग रहा था, फिर भी एक अमीर यंग मास्टर दिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस पल उसने फैंग युआन को देखा, गुस्सा सीधा उसके सर पर चढ़ गया। पूरे हॉल में एक चुभने वाली चीख गूंजी, फैंग युआन, तुम यहाँ क्यों हो? एक ही पल में सबकी नजरें उस पर टिक गईं, और इसके नतीजे में उसके साथ खड़ी औरत भी गॉसिप का सेंटर बन गई। उस औरत का नाम फैंग लिनलिन था, जो सिटी ए की एक नोटोरियस पार्टी गर्ल सोशलाइट थी। उनके सर्कल में सबसे ज्यादा चलने वाली र्यूमर्स उसके और उसके स्केची फ्रेंड्स की स्कैंडल स्टोरीज थीं। जियो बोदा एक यंग मास्टर था, जिसे जियो फैमिली ने मेटिकुलसली ग्रूम किया था। असल में भले ही ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, उसके पास इतनी लेवरेज थी कि वो एक अच्छा पार्टनर चुन सके। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल पहले वो उस बड़े स्कैंडल में फंस गया था। हालांकि एलीट सर्कल्स में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खेलते हैं, लेकिन वो बातें अक्सर सर्कल के अंदर ही रहती हैं। लेकिन जियो बोदा का स्कैंडल लगभग हर किसी को पता चल गया था, और यहाँ तक कि उसने इसकी वजह से अपनी नौकरी भी खो दी थी। अब मैरिज ही उसके पास अकेला ऑप्शन बचा था। जियो बोदा को उन रिश्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसके स्टेप फादर ने उसके लिए चुने थे, वो एरिसेस जिनकी उनके सर्कल में पहले ही खराब रेपुटेशन थी। आखिरकार जब तक उनकी रेपुटेशन दोनों फैमिलीज के बीच बिजनेस कॉपरेशन पर असर नहीं डालती, ये उनके लिए एक प्रॉफिटेबल डील थी। लेकिन वो जियो बोदा गिल्फ की कभी बहुत इज्जत थी, वो ऐसा अंजाम कैसे स्वीकार कर सकता था? उसने अपने स्टेप फादर से लड़ाई की, उसने फैंग लिनलिन से लड़ाई की, और वो दिन ब दिन और भी हैगर्ड दिखने लगा। जबकि फैंग लिनलिन बहुत ज्यादा एरोगेंट बनी रही। पहले उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई नहीं मिलता था, इसलिए उसे अपनी प्राइड को दबाना पड़ता था। लेकिन अब फैंग युआन को इतना ग्लैमरस और सक्सेसफुल देखकर वो अपने दिल की आग को और नहीं रोक सका। लेकिन इससे पहले कि वो एक शब्द भी कह पाता, फैंग लिनलिन ने, जो अपने आसपास की बातों से बहुत एम्बैरस थी, उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? इस तरह का तमाशा खड़ा करना। जियो फैमिली के तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? अपनी फियोंसे का अचानक हमला और आसपास की भीड़ की गॉसिप और उंगलियां उठाना। जियोदा ने ऊपर देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि फैंग युआन ठीक उसके सामने था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अच्छा शो देख रहा हो। गुस्से और डेस्परेट होकर वो सीधा फैंग युआन की तरफ लपका। उसने अपना हाथ उठाया, वो उसे थप्पड़ मारना चाहता था। लेकिन फैंग युआन एक कदम पीछे हट गया, और इससे पहले कि जियोबुदा रिएक्ट कर पाता, फैंग युआन ने वही थप्पड़ उसे वापस जड़ दिया। जियोबुदा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे परेशान करना इतना आसान है? जियोबुदा इस थप्पड़ से पूरी तरह स्टन रह गया। उसकी नजर में फैंग युआन एक डरपोक की मिसाल था। उसने लियो रुआन को छीन लिया था, और वो मोमेंट्स पोस्ट किए थे जो सिर्फ फैंग युआन को दिखते थे। फिर भी फैंग युआन ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था। उसने सिर्फ अकेले में अपने ग्रीवेंसेस सहने की हिम्मत की, और उसके सामने यहां तक कि उसे दिखावा करना पड़ा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसे सच में फर्क नहीं पड़ता था, तो वो बिना कुछ कहे कैसे जा सकता था, और जानबूझकर वो चीजें पीछे कैसे छोड़ सकता था, ताकि लियू रुआन उससे ब्रेकअप कर ले, जिसकी वजह से उसकी ऐसी मिजरेबल स्टेट हो गई। और अब उसने सच में उसे मारने की हिम्मत की। वो जितना इस बारे में सोचता, वो उतना ही अनबिलीवेबल लगता, और उसका चेहरा और भी हिडियसली बिगड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अगले ही पल उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। उसके बाद एक ठंडी और तेज आवाज आई, बिच, मुझे लगता है वो तुम पर ज्यादा जचता है। आखिरकार ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि उसका एक पति था, वो तुम ही थे जो बेशर्मी से उस पर लट्टू हो गए थे, है ना? जियोडा फर्श पर गिर गया। उसने अपने सामने खड़ी औरत को बिल्कुल हैरानी से देखा। वो असल में सोंगशियो थी। कैसे उसने लियू रियान को अपने पीछे पागल किया और फिर सोंग ग्रुप की हैरिस के साथ जुड़ गया। उसमें सोंगशियो पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा फांग युआन की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, ये देखते हुए कि सोंगशियो भी फांग युआन को बचा रही है, फन लिनलैन उसे और बोलने कैसे दे सकती थी? क्या तुमने अपनी काफी बेइज्जती नहीं करवा ली? अभी यहां से दफा हो जाओ। जियोडा की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए उसने उन दोनों से माफी मांगी और उसे वेन्यू से बाहर खींच ले गई। मुसीबत खड़ी करने वाले को जाते हुए देखकर और कोई ड्रामा ना होने की वजह से आसपास की भीड़ भी धीरे धीरे हट गई। सोंगशियो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर के फांग युआन को चोट नहीं लगी है, उसने आखिरकार सुकून की सांस ली। बुरा नहीं है, कोई चोट नहीं,
तुमने मुझ सॉन्ग की नाक नहीं कटने दी। अगर मेरी बेइज्जती होती भी तो वो आपकी बेइज्जती तो नहीं होती मिस सॉन्ग, है ना? फांग युआन ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं, बिल्कुल खामोश होकर। हालांकि उसने इनकार में अपना सर हिलाया। तुम वो मर्द हो जिस पर मेरी नजर है। अगर तुम्हें चोट लगती तो लोग जरूर कहते, ये इसलिए है क्योंकि मुझ में अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करने की काबिलियत नहीं है। जब दोनों बात कर रहे थे, अचानक एक शख्स ने जबरदस्ती उन दोनों के बीच जगह बनाई। लिऊ रियान को शुरू से ही इस तरह के गैलाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो काफी देर से पहुंची। जब यहां हंगामा हुआ, वो तभी अंदर आई थी। क्योंकि फांग युआन सबसे अंदर की तरफ दूसरे लोगों से घिरा हुआ था, उसने उसे नहीं देखा, इसलिए वो वहां नहीं आई। जब जियोडा को बाहर खींचा गया और देखने वाले धीरे धीरे हट गए, तब उसे एहसास हुआ कि अभी के झगड़े में फांग युआन भी शामिल था। वो उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन तुरंत ही उसने दो लोगों को नजदीकी दिखाते हुए देखा। जेलसी के एक अचानक धमाके ने उसे सोचने से पहले ही कुछ करने पर मजबूर कर दिया। वो पहले ही अंदर घुस चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो सामने आई, फांग युआन जो अभी हंसकर बात कर रहा था, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। तुम यहां क्यों आई हो? लिू रियान का चेहरा गुस्से से भरा था। सॉन्ग श्यू पर कड़ी नजर रखते हुए, फांग युआन, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? एक ठंडे चेहरे के साथ वो कुछ कदम पीछे हटा। उससे दूरी बनाते हुए उसकी आवाज में बेसब्री थी। मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है? उससे तुम्हें क्या लेना देना? बोलते हुए ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ याद आया और उसने एक तंज भरी हंसी हंसी। आह, मैं भूल गया, हमारा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। तुमने पिछला डिवोर्स अग्रीमेंट फाड़ दिया था। कल मैं किसी से नया ड्राफ्ट बनवाकर तुम्हें मेल करवा दूंगा। याद से उस पर साइन कर देना। उसकी बातें सुनकर लिऊ रियान की आंखें लाल होने से ना रुक सकीं। फांग युआन, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। क्या तुम मुझे प्लीज एक और मौका दे सकते हो? जब वो यहां बात कर रहे थे, दूसरी तरफ सॉन्ग श्यू पहले ही उसके पास वापस आ गई थी और जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए लियो रियान से काफी सार्केज्म से बोली, फांग युआन, ये कितनी मीन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो नजाकत भरी नकली आवाज उसके कानों में गूंजी और उसके सामने लियो रियान थी, जो गुस्से से पागल होने वाली थी। फांग युआन अब और ज्यादा लियो रियान के साथ एक ही जगह पर नहीं रुकना चाहता था। वो पीछे मुड़ा, सॉन्ग श्यू को गुस्से से देखा और सीधा वहां से चला गया। वो यहाँ जैक के साथ इसलिए आया था क्योंकि उसे एक काम करना था, ना कि उनके पागलपन वाले ड्रामे के बीच फंसने। उसे जाते हुए देखकर सॉन्गश्यू तेजी से उसके साथ चलने लगी। उसने उसे नहीं रोका, लेकिन जब लिऊ रियान ने भी पीछे आने की कोशिश की, उसने पीछे मुड़कर उसे बिल्कुल नफरत भरी नजरों से देखा। इस तरह चिपकना बंद करो, ये घिनौना है। सिर्फ एक सेंटेंस ने लिऊ रियान के बढ़ते हुए कदमों को पूरी तरह रोक दिया। वो अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसे उससे घिन आए। फांग युआन अपनी बात का पक्का मर्द था। अगले ही दिन उसने सच में अपने लॉयर से नया बनवाया हुआ डिवोर्स अग्रीमेंट लिऊ रियान के पास भिजवा दिया। उसने अभी एक कॉपी फाड़ी ही थी कि लॉयर ने तुरंत दूसरी निकाल ली। कोई बात नहीं, मिस्टर फांग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आप इसे फाड़ देंगी। उन्होंने खास तौर पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज तैयार रखने की हिदायत दी थी, तो आप अपने दिल की तसल्ली तक इन्हें फाड़ सकती हैं। लियो रियान ने एक बार फिर अपने सामने रखे डिवोर्स अग्रीमेंट को देखा। उसका दायां हाथ अनजाने में उसके बाएं हाथ को ढक रहा था और वो अपनी रिंग फिंगर पर पहनी शादी की रिंग को धीरे से सहला रही थी। बाद में उसने वो शादी की रिंग ढूंढ निकाली थी जो उसने फेंक दी थी। वो फैंगयुएन की रिंग नहीं पहन सकती थी, इसलिए उसने उसे एक चेन में डालकर नेकलेस की तरह पहन लिया था। वो अब भी जिद पर अड़ी थी कि एक दिन वो रिंग अपने असली मालिक के हाथ में वापस जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब कुछ लोग जाने का फैसला कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए होता है। उसे कहो कि वो खुद आकर मुझसे बात करे, वरना मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के सामने खामोशी में बैठे रहे। आखिरकार लॉयर ने फैंगयुएन को कॉल किया उनकी राय जानने के लिए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि 2 दिन में वो खुद मिलकर बात करेंगे। 2 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। मिलने की जगह ल्यूरियन ने चुनी थी। उसने एक कपल्स रेस्टोरेंट चुना, जहां वो शादी के वक्त सबसे ज्यादा जाया करते थे। इस पुरानी जगह पर वापस आकर ये कहना झूठ होगा कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन फैंग युएन अब जो सबसे ज्यादा चाहता था, वो ये था कि ल्यूरियन जितना जल्दी हो सके डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन कर दे। रिजर्व टेबल पर बैठते ही उसने सीधी बात की, अपने कोट से डिवोर्स अग्रीमेंट निकाला और उसे उसके सामने रखते हुए कम लफ्जों में कहा, साइन करो। उसने डिवोर्स अग्रीमेंट को देखा, जो ना जाने कितनी बार उसके सामने रखा गया था, और वो खाली नजरों से उसे देखती रही। जब तक एक आंसू नहीं गिरा, तब तक उसकी ताकीद भरी आवाज दोबारा नहीं सुनाई दी। क्या कोई और प्रॉब्लम है? अगर नहीं तो जल्दी से साइन करो। उसने ऊपर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज रोने की वजह से दबी हुई थी।
फैंग युएन, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं बेवकूफ़ थी और अपने दिल को साफ नहीं देख सकी। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कब मुझसे सच में प्यार हो गया था। जहाँ तक गी बोडा की बात है, वो मेरे बचपन की एक ऑब्सेशन से ज़्यादा कुछ नहीं था, जिसे मैं हासिल नहीं कर सकी थी। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। फैंग युएन, क्या तुम प्लीज़ मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं वादा करती हूँ कि मैं वैसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते? उसकी बातें सच्ची और इल्तजा भरी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पिघला। नहीं ल्यूरियन, वक्त पीछे नहीं जाता। नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, और चीटिंग का जो सच है वो नहीं बदलेगा। हम कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते। फैंग युएन को उसके सो कॉल्ड पहले जैसे होने की कोई तमन्ना नहीं थी। आखिरकार उसका सो कॉल्ड पहले वाला वक्त ये था कि वो अपना सब कुछ पूरी शिद्दत से देता था, जिसके बदले उसे उसकी झूठी नरमी और कभी-कभी दिखावा मिलता था। जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी आंखों की चमक छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन गुजरे हुए वक्त में उसकी आंखों में कभी प्यार नहीं था। उसने उसे देखा और ल्यूरियन ने तकलीफ में अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद, जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो, और उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। तुमने मुझसे पहले वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। उसने सोचा कि इस वादे को याद दिलाकर वो रुकने के लिए मान जाएगा, लेकिन उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और एक तंज भरी मुस्कुराहट दी। एक वादा ल्यूरियन, क्या तुम भूल गई? शादी के वक्त वादा करने वाला मैं अकेला नहीं था। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम गी बोडा को भूल जाओगी और मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताओगी? लेकिन फिर क्या हुआ? क्या तुमने उसे निभाया? तुम अपने खुद के वादे नहीं निभा सकी, तो तुम्हें दूसरों से उनके वादे निभाने की मांग करने का क्या हक है? ल्यूरियन का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि फैंग युएन उसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन वो अब भी जिद से अपना सर हिला रही थी। उसकी आंखें जिद से भरी थी। मैं किसी डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगी। फैंग युएन, मैं ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ूंगी। जब वो पहले ही उससे इतनी नफरत करता है, तो थोड़ी और नफरत से क्या फर्क पड़ेगा, जब तक कि वो उसे अपने पास रख सके। वो एक बेशरम स्टॉकर बनने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने ये बात कही, फैंग युएन खड़ा हो गया। जब डॉक्टर ल्यूरियन इसे शांति से सुलझाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। ल्यूरियन को कोर्ट जाने से डर नहीं था। वो जानती थी कि आजकल डिवोर्स लॉ सूट्स जीतना इतना आसान नहीं है। कम से कम उसे ये साबित करना होगा कि उनका रिश्ता टूट चुका है। वो अब भी उससे प्यार करती थी, तो उनके रिश्ते को टूटा हुआ कैसे कहा जा सकता है? फैंग युएन, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रह सकते हो। फैंग युएन, जो काफी दूर जा चुका था, उसने ये नहीं सुना। अगर वो सुनता भी तो उसे सिर्फ घिन आती। इस वक्त वो बस इस बात का शुक्रगुजार था कि उसने काफी पहले ही उससे उम्मीद छोड़ दी थी, और अब वो कभी उससे कोई उम्मीद नहीं रखेगा। फैंग युएन काफी पहले से ल्यूरियन के साथ डिवोर्स लॉसूट के लिए तैयार था। ये वाकई एक परेशानी का काम होता, इसलिए उसने शुरू में उससे बात करके डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवाने का सोचा था। लेकिन जब उसने साथ देने से मना कर दिया, तो वो इस परेशानी से भी नहीं डरेगा। अपने लॉयर से सलाह लेने के बाद फैंग युएन ने जरूरी मटेरियल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए। जहां तक ल्यूरियन की इनफिडेलिटी के सबूत की बात है, क्योंकि वो काफी पहले हुआ था, तो उसे जमा करना मुश्किल होता। लेकिन इस कहानी का मेन कैरेक्टर ब्लूबर्ड ओपेरा हाउस का मशहूर प्रिंसिपल बैले डांसर गी बोडा था। और किसने ल्यूरियन से कहा था कि वो उस वक्त बदला लेने के लिए इतना बड़ा तमाशा करे? हालांकि ल्यू फैमिली ने ल्यूरियन को उस मुसीबत से निकाल लिया था, लेकिन इस ड्रामा के मेन लीड की नौकरी चली गई थी। कोई जो जानबूझकर दूसरा मर्द बनता है वो तो घिनौना होता ही है, लेकिन एक शादीशुदा औरत जो दूसरे मर्द से बातें और फ्लर्ट करती है, और बात बढ़ने पर अपनी फैमिली बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है ताकि वो कहानी से गायब हो जाए, क्या ऐसी औरत उतनी ही घिनौनी नहीं है? उसने उस वक्त के उस हादसे से जुड़ी सारी न्यूज निकाली, साथ ही वो सबूत भी कि उसने देश छोड़ने से पहले डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए लॉयर से सलाह ली थी, और ये हकीकत भी कि उसने 2 साल बाद उससे कई बार डिवोर्स मांगा था। उसने सब कुछ लिस्ट किया और अपने लॉयर को सौंप दिया। इस बार वो उससे पूरी तरह नाता तोड़ने वाला था। फैंग युएन से मटेरियल्स मिलने के बाद लॉयर ने उसे यकीन दिलाया कि ये काफी है, और वो ये डिवोर्स लॉसूट बिना किसी गलती के जीत जाएंगे। जब वक्त आएगा तो उसे खुद कोर्ट में हाजिर होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फैंग युएन ने डिवोर्स का पूरा अधिकार अपने लॉयर को सौंप दिया, तो अब सिर्फ काम बचा था। फैंग युएन, जब तुम इस बार वापस आ गए हो, अगर तुम वापस फ्रांस नहीं जाना चाहते, तो तुम देश में रुक सकते हो। कंपनी ने हाल ही में एक नया सेक्टर बनाया है, और बाद में इसे एक अलग ब्रांच में बदल दिया जाएगा। तुम्हें इस बार वापस बुलाने का मकसद ये भी था। अगर तुम रुकते हो तो तुम सीधे इस ब्रांच को संभाल सकते हो। फैंग युएन वाकई जैक के इस ऑफर से प्रभावित था।
आखिरकार ये उसकी मातृभूमि थी। बेशक उसे रुकने में खुशी होगी, लेकिन फ्रांस में रहना उसके करियर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। अगर वो ब्रांच संभालता तो उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती। उसके पास उस एरिया में एक्सपीरियंस नहीं था और वो अपनी काबिलियत से ज्यादा बोझ नहीं उठाना चाहता था। साथ ही अगर उसकी एनर्जी बढ़ गई तो उसके पास डिजाइनिंग के लिए और भी कम वक्त बचेगा। इसलिए काफी देर सोचने के बाद फैंग युआन ने आखिरकार जवाब दिया, मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचने दो। इस पर ध्यान से सोचना अच्छा है, लेकिन ब्रांच ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। जैक को इसकी हेजिटेशन से हैरानी नहीं हुई। वो रुका, फिर आगे बोला, ऐसा करें, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूं। तुम पहले इन्वॉल्व होने की कोशिश करो और 3 महीने में मुझे अपना फाइनल आंसर दे देना। अगर तुमने फ्रांस वापस जाने का फैसला किया तो मैं किसी और के संभालने का इंतजाम कर दूंगा। फैंग युआन ने इस प्रपोजल को मान लिया। 3 महीने का वक्त उसके डिवोर्स लॉसूट के खत्म होने के लिए काफी था। जैसे ही फैंग युआन कंपनी से बाहर निकला, उसने किसी को दरवाजे पर इंतजार करते देखा। जिस पल उसने उसे देखा, उसने इतनी जोर से हाथ हिलाया कि लगता था गिर जाएगा। वो सॉन्ग शियू थी। वो थोड़ा हैरान हुआ और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या सॉन्ग फैमिली की यंग मिस इतनी फ्री हैं और अभी तो काम के घंटे भी खत्म नहीं हुए हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ? लेकिन उसने बस मिस्टीरियस होने का दिखावा किया और उसे सिर्फ 2 शब्द दिए, सीक्रेट। वो हंसा, बिना उसके मिस्टीरियस एक्टिंग की परवाह किए। लेकिन जब उसने उसे घर छोड़ा, उसे जाते हुए देखकर वो अचानक बोला, शायद मैं फ्रांस वापस नहीं जा रहा हूं। पीछे हटती हुई फिगर अचानक रुक गई। उसने अपने कदम रोके, उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं, और अगर तुम गौर से देखो तो शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी। क्या तुमने फैसला कर लिया है? जैक ने मुझे एक सजेशन दिया है। मैंने अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन आखिरकार मैं यहीं बड़ा हुआ हूं। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। उसने आसपास देखा, जानी पहचानी जगह को महसूस करते हुए। रुकने के काबिल होने पर बेशक मैं यहीं रुकना पसंद करूंगा। वो इसी जमीन पर पैदा हुआ और बड़ा हुआ था। ये जगह हमेशा उसका घर रहेगी। लेकिन सॉन्ग शियो अलग थी। सॉन्ग फैमिली के मेन बिजनेस सब अब्रॉड में थे। उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी सब अब्रॉड में थे। आखिरकार वो शायद फिर भी फ्रांस वापस चली जाएगी। जब सॉन्ग शियो ने सुना, वो ज्यादा खुश नहीं दिखी। फैंग युआन जानता था कि वो क्यों परेशान थी। अब्रॉड में उन 2 सालों के दौरान, जब वो बिना किसी कनेक्शंस के एक अनजान जगह पर था, उसने उसकी बहुत मदद की थी। वो अब्रॉड से वापस उनके देश तक उसका पीछा करते हुए आई ताकि उसे सपोर्ट कर सके, जिससे वो बहुत सी परेशानियों से बच गया। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि उसका अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, उसने उसे लॉयर ढूंढने में मदद की, और यहाँ तक कि कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज करने और उसके डिवोर्स तक इंतजार करने के लिए तैयार है। ये सोचकर वो हंसे बिना नहीं रह सका। अगर सॉन्ग फैमिली को पता चलता कि वो क्या सोच रही है, तो वो शायद अभी उड़कर वापस आ जाते और उसकी टांगें तोड़ देते। उसे ये नहीं पता था कि जिस दिन सॉन्ग शियू ने वो बातें कही थीं, सॉन्ग फैमिली के ड्राइवर ने पहले ही वो मैसेज वापस भेज दिया था। उसके शब्दों की कड़वाहट ने कुछ ही दिनों बाद सॉन्ग फैमिली में सबको पूरी तरह से शॉक कर दिया। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने प्लेन टिकट खरीदी और देश वापस उड़कर आए, और वाकई सॉन्ग शियो को सख्त डांटा। फैंग युआन और लियो रुयान के डिवोर्स लॉसूट की पहली हियरिंग 1 महीने बाद हुई। लॉसूट एक आसान जीत थी। उन्हें दूसरी हियरिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी, और फैंग युआन को वो वर्डिक्ट मिल गया जो वो चाहता था। जिस पल उसे अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट मिला, फैंग युआन ने पूरी तरह से रिफ्रेश्ड महसूस किया। पिछले 2 सालों में ये शायद सबसे ज्यादा रिलैक्स था जो उसने महसूस किया था। उसके दिल में जो ऑब्सेशन था, उसे आखिरकार छोड़ा जा सकता था। अब से वो पूरी तरह से उस औरत से पीछा छोड़ा चुका था। लियो रुयान के साथ मामला सुलझाने के बाद फैंग युआन ने आखिरकार देश में रुकने और ब्रांच कंपनी को संभालने का फैसला किया। उसने सोचा था कि उनकी पिछली बातचीत के बाद सीयू अब उसे ढूंढने नहीं आएगी। किसे पता था कि ऑफिस में उसके पहले ऑफिशियल दिन पर सीयू फिर भी वहां आ जाएगी। मैं बहुत दुखी हूं। मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आती हूं, और फिर भी इतने बड़े दिन पर, इतने खुशी के मौके पर तुमने मुझे बताया तक नहीं। सीओ ने फैंग युआन का रास्ता रोका, एक उदास और रोने वाली एक्टिंग करते हुए। फैंग युआन 2 कदम पीछे हटा। जहां उसकी परछाई उस पर पड़ रही थी, वहां से बाहर निकलते हुए अपना सर थोड़ा मोड़कर उसे देखा। एक ऐसी जगह जहां वो देख नहीं सकती थी। उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई। अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया, तब भी क्या तुमने यहाँ का रास्ता नहीं ढूंढ लिया? तुम्हारा मुझे इनवाइट करना और मेरा खुद से आना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। फैंग युआन, बेहतर होगा कि तुम इसकी भरपाई करो और मेरे जख्मी दिल को सुकून दो। मुड़ते वक्त उसकी आंखें फैलते हुए देखकर उसके चेहरे की गर्मी अभी पूरी तरह कम नहीं हुई थी। सॉन्ग शिवई को अचानक मस्ती सूझी और उसने उसके गाल खींचे। फैंग युआन बहुत दुबला था। उसके चेहरे पर ज्यादा मांस नहीं था, इसलिए गाल खींचना उतना अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा देखकर उसने छोड़ दिया और मुस्कुराई। इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे खाना खिलाओ। इसे अपनी माफी समझो। ये बिल्कुल भी गलत मांग नहीं थी। सॉन्ग शिवई ने उसकी इतनी मदद की थी, शुक्रिया कहने के लिए उस पर सच में एक मील उधार था।
फैंग युआन ने सिर हिलाया और उसकी प्रपोजल मान ली। उसे सिर हिलाते देख सैंग शिवई खुश हो गई। उसने जिद की कि क्योंकि वो उसे ट्रीट दे रहा है तो रेस्टोरेंट वो खुद चुनेगी। एक बात पहले ही मान लेने के बाद फैंग युआन ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे चुनने दिया। जब तक वो चुने हुए रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने एक कपल्स रेस्टोरेंट चुना था। वो रुका और उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे ऐसा देखते हुए देखकर जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ बार हिचकिचाया और आखिर में कुछ नहीं बोला। शायद ये सिर्फ कोई आम रेस्टोरेंट था जो उसने चुन लिया। अगर वो अचानक इस बारे में बात करता तो शायद चीजें और अजीब हो जाती। अपने ख्यालों में खोया हुआ उसने ध्यान नहीं दिया कि शिवई उसके आगे चल रही थी और छुप कर मुस्कुरा रही थी। वेटर के पीछे पीछे वो दोनों अपने रिजर्व्ड प्राइवेट रूम में पहुंचे। कुछ ही देर में वो बैठ गए। वेटर ने खाना लाना शुरू कर दिया। फैंग युआन फिर से हैरान रह गया, उसे अपनी आईब्रो उठाते देखकर। वो जानता था कि ये वही थी जिसने रेस्टोरेंट बुक करते वक्त खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया था। मेज पर रखे डिशेस को गौर से देखते हुए वो सब उसके पसंदीदा फ्लेवर्स थे। वो ख्यालों में खो गया, अपने दिल में अजीब एहसास महसूस करते हुए। वो उसके लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी ये अच्छी नीयत, उसे लगा कि आखिर में उसे उसे दुख देना ही पड़ेगा। जब वो ख्यालों में था, वेटर आखिरी डिश पहले ही ले आया था, हाथ में डिजर्ट लिए और एक मुस्कुराहट के साथ। सर, मिस, आज हमारे रेस्टोरेंट में प्रमोशन चल रहा है। आप आज हमारे साथ खाना खाने वाले 520th कपल हैं। ध्यान दे, 520 चाइनीज में आई लव यू जैसा सुनाई देता है। ये हमारे 2 लकी कस्टमर्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट है। प्लीज एंजॉय कीजिए। फैंग युआन होश में आया और तुरंत वेटर से कपल शब्द पकड़ लिया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, जैसे वो घबराहट में समझाने की कोशिश कर रहा था। सॉन्ग शिवई ने दूसरी तरफ से पहले ही आराम से वेटर को जवाब दे दिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेटर मुस्कुराया, सिर हिलाया और कमरे से चला गया। फैंग युआन ने सिर घुमाकर कुछ कहने ही वाला था जब उसने उसे बहुत खुश देखा, पूरी तरह से संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए। उसने वो कॉम्प्लीमेंट्री हार्ट शेप डिजर्ट भी लिया जो वेटर अभी लाया था, उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, इसे ट्राई करो, यहाँ के डिजर्ट्स काफी अच्छे हैं। ये देखकर वो थोड़ा परेशान दिखने लगा। तुमने ये जानबूझकर किया? सॉन्ग शिवई ने कंधे उचकाए, ऐसा चेहरा बनाया जैसे उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया हो, और उसके करीब झुकी। फैंग युआन, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? इससे मेरा दिल सच में टूट गया है। फैंग युआन ने अपने गूज़बम्प्स झटके और उन गूज़बम्प्स को रगड़ा जो उसकी बातों से हुए थे। उसने प्लेट से डिजर्ट का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में ठूस दिया, बस अपना खाना खाओ। लेकिन ये छोटा सा किस्सा बस ऐसे ही गुजर गया। खाने के बाद वो दोनों एक के पीछे एक रेस्टोरेंट से बाहर आए। सॉन्ग शिवई ने कहा कि वो कार लेने जा रही है। फैंग युआन ने उसे जाते हुए देखा और थोड़ी देर के लिए ख्यालों में खो गया। तभी अचानक उसके सामने एक शख्स आया। उसने गौर से देखा और एहसास किया कि ये अचानक आने वाली लू रुयान थी। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। उसने आगे बढ़कर फैंग युआन्स का हाथ पकड़ा, लेकिन सबसे पहले उसने उससे सवाल किया, क्या तुम उसकी वजह से मुझसे डिवोर्सिंग लेने पर अड़े हुए हो? फैंग युआन ने नफरत से अपना हाथ पीछे खींचा और लू रुयान की तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। क्या तुम्हें सच में इतनी भी समझ नहीं है? मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों देना चाहता हूं? क्या तुम सच में नहीं जानती? दूसरों को इसमें क्यों खींच रही हो? मैंने सिर्फ एक ऐसी गलती की थी जो कोई भी औरत कर सकती है। तुम मुझे माफ करने से इनकार क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे उसे इंसानी भाषा समझ नहीं आ रही, और उसने फिर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। फैंग युआन, मुझे एक और मौका दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अब से तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। ठीक है, तुम पहले मुझसे इतना प्यार करते थे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो और मुझे एक मौका भी नहीं दे सकते? जैसे ही उसका हाथ फिर से आगे बढ़ा, फैंग युआन तेजी से पीछे हट गया, उनके बीच दूरी बनाते हुए। मिस ल्यू, प्लीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो। इस बार उसकी तरफ उसकी आंखों में सिर्फ ठंडक थी। अगर तुमने मुझ पर फिर से हाथ लगाया, भले ही तुम एक औरत हो, मुझे कॉप्स को बुलाने और तुम्हें स्टेशन पर बात करने के लिए बुलाने में कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे बस पता नहीं है कि मिस ल्यू ने एक और स्कैंडल किया तो क्या ल्यू फैमिली अभी भी तुम्हारे लिए बात दबा पाएगी? अगर बातें गंभीर हो गईं तो मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ल्यू इस बार अपनी पोजीशन बचा पाएंगी या नहीं। उसके शब्द काफी कठोर थे और उसे वहीं रोकने के लिए काफी थे। ल्यू रुइयान का चेहरा अभी भी दर्द से भरा था, लेकिन उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अभी के एटीट्यूड के साथ वो उस वक्त जो कह रहा था उसका वही मतलब था। सॉन्ग शिवी अपनी गाड़ी लेकर आ गई। उसने ल्यू रुयांग को देखा, जो अब भी टूटे दिल के साथ खड़ी थी, और तंज से बोली, कुछ लोगों को पति की कदर तब नहीं होती जब वो साथ हों, बाहर उलझते रहते हैं, और जब पति चला जाता है तो रोते हैं और पछतावा दिखाते हैं।
लिू रुयान का चेहरा और काला पड़ता देख उसने नजर हटा ली और उसे इग्नोर कर दिया। फिर फांग युआन की तरफ देखकर बोली, फांग युआन बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फांग युआन ने लिू रुयान के चेहरे या उसकी सोच की परवाह नहीं की। वो उसके पास से गुजरा, गाड़ी के दरवाजा खोला, अंदर बैठा और सोंग शिवी को चलाने को कहा। एक तेज ठीक है के साथ गाड़ी तुरंत निकल गई और लिू रुयान के हिस्से सिर्फ धुएं का झोंका आया। लिू रुयान कुछ बार खांसी और उन दोनों को ट्रैफिक में गायब होता देखती रही। उसका चेहरा रोष से भरा था। क्यों, उसने कोई भयानक जुर्म तो नहीं किया था, बस कुछ वक्त के लिए शादी से दिल हटा था। उसने शारीरिक हद भी पार नहीं की थी। फिर फांग युआन उसे माफ करने को इतना तैयार क्यों नहीं था? उसे समझ नहीं आया और किसी ने जवाब भी नहीं दिया। वो जिद से अपनी सोच पकड़े रही। कभी नहीं माना कि गलती उसकी थी। लेकिन अब शादी का सर्टिफिकेट भी, उनका आखिरी रिश्ता, उसकी सख्ती से टूट चुका था। लगता था अब उसके पास जाने का कोई बहाना नहीं बचा। और 3 दिन बाद उसके लिए और भी ज्यादा तबाह कर देने वाली बात हुई। फांग युआन और सोंग शिवी साथ थे। लिू रुयान ने अननोन नंबर से आई फोटो देखी और उसकी आंखें लाल हो गईं। फोटो में फांग युआन और सोंग शिवी जज्बाती तौर पर किस कर रहे थे। 3 दिन पहले पर लौटते हैं। फांग युआन को घर छोड़ने के बाद सोंग शिवी गई नहीं। फांग युआन भी थोड़ा हैरान था। आज उसका हर काम और बात अजीब लग रही थी। उस दिन जब उसने कहा था शायद वो कंट्री में रुक जाएगा, उसके जाते वक्त रिएक्शन से लगा वो उसे छोड़ रही है। लेकिन आज उसका अचानक आ जाना और रेस्टोरेंट में जानबूझकर नरम फ्लर्ट करना सब इशारा दे रहा था कि उसने हार नहीं मानी। लेकिन जब वो खुद भी श्योर नहीं था रुकेगा या जाएगा, और तभी वो इतनी मायूस थी, तो अब जब उसने पक्का कह दिया कि वो रुक रहा है, तो ये आग फिर क्यों जल उठी? फांग युआन ने अपनी उलझन कही तो उसने हैरानी से देखा। फांग युआन, तुम मुझे यूज करके छोड़ने का सोच तो नहीं रहे? ये सुनकर फांग युआन खुद सख्त रह गया। सोंग शिवी, झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैंने कब तुम्हें यूज करके छोड़ा? मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं तुम्हारी दूसरी औरत बनना चाहती थी। वो विदेश से वापस आए और मुझे बुरी तरह मारा। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें खुले तौर पर जीत नहीं सकती तो घर वापस भी मत आना। फांग युआन, क्या तुम मुझे सड़क पर सोने दोगे? उसने बेचारी सी शक्ल बनाकर देखा, आंखें परेशानी से भरी हुई। लेकिन फांग युआन ने यकीन नहीं किया। उसकी आंखों में एक लफ्ज था, यकीन नहीं। चाहे वो तुम्हें घर ना आने दे, मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी और प्रॉपर्टीज नहीं। और अगर वहां नहीं जा सकती तो तुम इतनी अमीर हो, किसी भी होटल में आराम से रह सकती हो। जब उसने देखा फांग युआन मान नहीं रहा, तो फिर समझाने लगी। उन्होंने मेरी कीज ले ली और बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दिए। अगर तुम मुझे जगह नहीं दोगे तो मैं वाकई सड़क पर सोऊंगी। फांग युआन, तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? असल में ये सुनकर फांग युआन उसकी असली नीयत समझ गया। वो संजीदा हो गया और ईमानदारी से बोला, मैंने तुमसे पहले कहा था मैं अब यहीं रहूंगा, लेकिन तुम आखिर फ्रांस वापस जाओगी। वो पूरा कहता इससे पहले सोंग शिवी हंस पड़ी। फांग युआन, इसकी फिक्र मत करो। दादाजी पहले ही कह चुके हैं। हाँ, सोंग फैमिली का मेन बिजनेस बाहर है, लेकिन इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं। और दादा बूढ़े हो रहे हैं, वो वैसे भी वापस अपनी मिट्टी में आना चाहते थे। बुजुर्ग अपनी जड़ों में लौटना चाहते हैं। तो अब तुम्हारी सारी फिक्रें खत्म। अब मुझे अपनाओगे? 3 दिन बाद उन दोनों को हंसते देख लिू रुयान जलन से पागल होने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फांग युआन वाकई किसी और के साथ हो गया। लेकिन वो जो भी सोचे, हकीकत नहीं बदली। फांग युआन और सोंग शिवी वाकई साथ थे। ये खबर हेडलाइंस बन गई। साथ ही ये अफवाह भी फैली कि सोंग फैमिली डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपैंड करना चाहती है। ऐसे वक्त में कोई भी असल वजह समझ सकता था। इस ट्रेंडिंग टॉपिक के नीचे नेटिजन्स लगातार गॉसिप कर रहे थे। कह रहे थे, कितनी मीठी लव स्टोरी है, कितनी जलन हो रही है, कब मेरे साथ भी ऐसा प्लॉट होगा। ऊपर वाले को बोलूंगा अभी सो जाओ, सपना देखना ज्यादा तेज है। क्या मैं किसी आइडल ड्रामा में आ गया हूं? मुझे इतनी जलन हो रही है। हर तरह के कमेंट्स भर गए। ज्यादातर मजाक और दुआएं थीं, लेकिन एक नया कमेंट जहर से भरा था। डिवोर्स के तुरंत बाद अमीर खानदान से जुड़ गया। पता नहीं क्या गंदे तरीके यूज किए। लेकिन बहुत जल्दी सोंग शिवी को कुछ करना भी नहीं पड़ा। उस कमेंटर को इतना डांटा और गालियां दी गईं कि उसने कमेंट डिलीट कर दिया और भाग गया। अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। नेटिजन्स ने इतनी तेजी से सब संभाल लिया कि सोंग शिविया को गुस्सा निकालने की जगह ही नहीं मिली। फांग युआन ने उसका फूला हुआ गुस्से वाला चेहरा देखकर हंसने से खुद को रोक ना सका। लेकिन उसकी गुस्से भरी नजर अपनी तरफ आते देख उसने जल्दी से अपने चेहरे से मुस्कुराहट हटा दी। उसने मुंह बनाया, अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया, उसकी तरफ देखने से मना कर दिया और धीरे से बुदबुदाई, तुम्हें क्या लगता है मैं किसके लिए गुस्सा हो रही हूं?
और तुम अब भी मुझ पर हंसते हो, तुम अनग्रेटफुल जर्क। उसे इतनी नाराजगी के साथ शिकायत करते सुनकर उसने उसके गाल खींचे। उसने तभी छोड़ा जब उसने फिर से उसे घूर कर देखा। गंभीर होते हुए उसने कहा, ठीक है, ये सिर्फ इंटरनेट पर एक कमेंट है, ऐसा नहीं है कि इससे मेरे शरीर का कोई हिस्सा कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या नेटिजन्स ने पहले ही मेरे लिए उन्हें भला बुरा नहीं कहा? देखो, नेटिजन्स अभी भी काफी रैशनल हैं, क्योंकि सॉन्ग फैमिली ने अपना डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाना शुरू कर दिया था। सीईओ भी बिजी होने लगी। वो अब पहले की तरह फैंग युआन के ठिकाने पर लगातार नजर नहीं रख सकती थी। लेकिन इसी वजह से एक चैट के दौरान फैंग युआन को जैक से पता चला कि वो हमेशा सही वक्त पर कैसे पहुंच जाती थी, क्योंकि उसने जैक को ब्राइब दी थी। वो गुस्से के मारे लगभग हंसी दिया, और वो उसके साथ इतना मिस्टीरियस होने का नाटक कर रही थी। पता चला कि वो सिर्फ पैसे का मैजिक इस्तेमाल कर रही थी। जब वो वापस आएगी तो मुझे सच में उसे सबक सिखाना होगा। उसकी मुझ पर स्पाई करने की हिम्मत कैसे हुई? फोन पर जैक की आवाज आई, जो अपनी हंसी रोक रहा था। फिर बेहतर होगा तुम ये न कहो कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है? वरना आज से मैं अपनी कमाई का एक सोर्स ऑफ इनकम खो दूंगा। उस दोपहर जब फैंग युआन काम से छुटा, उसने सॉन्ग शियू को नहीं देखा। इसके बजाय उसने किसी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इंसान को देखा, लियू रुआन। उसने अपने सामने पूरी तरह से डिस्गाइज्ड औरत को देखकर तेवरियां चढ़ाईं। उसने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। तुम यहां फिर से क्यों हो? लियू रुआन ने फैंग युआन के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके एक्सप्रेशन समझना मुश्किल था। उसने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, फैंग युआन, क्या हमारे लिए ये सच में इम्पॉसिबल है? ये देखकर कि उसने अभी भी हार नहीं मानी है, फैंग युआन उस पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। उसने उसे अनगिनत बार रिजेक्ट किया था, लेकिन वो हमेशा एक डॉग स्किन प्लास्टर की तरह थी, जो इंसानी भाषा नहीं समझ सकती थी। अपनी ही दुनिया में रहते हुए उससे बात करते रहना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होगा। वो उसके पास से गुजरा और अपनी कार पार्क करने की जगह की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही उसे अचानक एक पंजेंट ओडर आई। उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, कार के पास गया, उसे अनलॉक किया, दरवाजा खोला, सब कुछ एक स्मूथ मोशन में किया। जैसे ही वो सुकून लेने वाला था, उसे चक्कर आने लगे। बेहोश होने से पहले वो कमजोरी से गिर गया। उसने अपनी कॉन्शियसनेस को एक आखिरी बार देखने के लिए मजबूर किया, और उसकी नजरों के सामने जो था वो था लियू रुआन का पूरे सर्टेनिटी वाला चेहरा। फैंग युआन, तुम एक अच्छे लड़के की तरह मेरी बात क्यों नहीं मान सकते थे? 3 घंटे बाद फैंग युआन की आखिरकार आंख खुली। जहां भी उसने देखा, वही पुराना फर्नीचर और लेआउट उसे बता रहा था कि वो उनका मैरिटल होम था। 2 साल पहले जब उसने छोड़ा था, उससे सिर्फ एक ही फर्क था कि उसने अपनी मेमोरी के दम पर वो सब चीजें फिर से रीपर्चेज कर ली थी, जो उसने फेंक दी थी, और उन्हें रीस्टॉक कर दिया था। उसे जगा हुआ देखकर उस औरत की आवाज उसके कान में गूंजी, फैंग युआन, इस कमरे को देखो। क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा तब था? तुमने उस वक्त बहुत सारी चीजें फेंक दी थी। इन सबको वापस खरीदना आसान नहीं था। मैंने बहुत देर तक ढूंढा, तब जाकर सब कुछ पूरी तरह से रिप्लेस कर पाई। वो खुद से ही बातें करती रही। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने गले में पहनी रिंग उतारी, उसका हाथ पकड़ा और फैंग युआन के रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए उसे रिंग पहना दी। मुझे ये वेडिंग रिंग भी वापस मिल गई। फैंग युआन, इस बार प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? फैंग युआन को ड्रग दिया गया था। हालांकि वो होश में था, लेकिन उसका सिर अब भी थोड़ा डिजी फील कर रहा था। लेकिन जैसे ही लियू रुआन ने उसे छुआ, उसके दिल में नौजिया की एक लहर उठी। उसने अनजाने में छूटने की कोशिश की, लेकिन अपने लिम्स में कमजोरी की वजह से वो रुआन के सवालों से खुद को बचा नहीं पाया। उसकी बातें सुनकर फैंग युआन एक सेकंड के लिए भी खुद को रोक नहीं पाया, और सच में उसे उल्टी हो गई। उसके रिएक्शन ने लियू रुआन के चेहरे को पूरी तरह से उतार दिया। क्या मैं तुम्हें सच में इतनी डिस्गस्टिंग लगती हूँ? लेकिन फैंग, तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे। तुमने मुझसे इतने सालों तक प्यार किया है। तुम मुझसे थोड़ा और प्यार क्यों नहीं कर सकते? उल्टी करने के बाद फैंग युआन की कॉन्शियसनेस आखिरकार साफ हुई, और उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आ गई। उसने जोर से उसका हाथ झटक दिया। उसका चेहरा डिसबिलीफ से भरा था। लियू रुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? ये इलीगल है, क्या तुम्हें पता भी है? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन वो बस मजाक उड़ाते हुए हंसी, बिल्कुल बेपरवाह होकर। फिर उसने बेड पर लेटे हुए आदमी की तरफ गहराई और प्यार से देखा। फैंगीवान, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे लगता था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती थी वो बूढ़ा था, इसलिए मैं उसके लिए भटक गई थी। लेकिन फैंगीवान, जब मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया है, तो मेरे दिल के दर्द ने मुझे बताया कि मुझे तुमसे असलियत में बहुत पहले ही प्यार हो गया था। उस वक्त जब बोडा ने मुझे विदेश जाने के लिए छोड़ा था, तब मुझे इतना दुख भी नहीं हुआ था। फैंगयुआन, मैं सच में जानती हूं कि मैं गलत थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है। फैंगयुआन बेड से उठकर बैठ गया, बार बार पीछे हटते हुए ताकि उसका हाथ उसे छू ना सके।
फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज के साथ उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। लियू युआन, तुम्हें माफी मांगने का क्या हक है? हाँ, मैं तुमसे कभी प्यार करता था, लेकिन जैसा तुमने कहा वो पहले की बात थी, अब नहीं। जब मैं तुमसे प्यार करता था तब तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम्हारा दिल और आंखें पूरी तरह तुम्हारे पहले प्यार से भरी हुई थीं। उसके लिए तुमने एक डॉक्टर के तौर पर अपने प्रोफेशनल एथिक्स तक छोड़ दिए। अब जब मैं चला गया हूं, तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी तुम अभी कर रही हो वो और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी हार ना मानने की जिद और तुम्हारी टूटी हुई ईगो का नतीजा है। तुम बस छोड़े जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने माँ बाप से छोड़ी गई, अपने प्रेमी से छोड़ी गई और अब मुझसे छोड़ी गई। वो इंसान जिसके बारे में तुम सोचती थी कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम इतनी ही गिरी हुई हो। जितना कोई तुमसे प्यार करता है तुम उतनी ही कम परवाह करती हो, और जितना कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तुम उतना ही उसे पकड़ने की कोशिश करती हो। लेकिन लियू युआन, कोई भी एक जगह खड़ा रहकर तुम्हारा हमेशा इंतजार नहीं करेगा। देखो, तुम्हारे माँ बाप तक तुम्हें नहीं चाहते थे। तुम्हें ये भरोसा किसने दिया कि कोई तुम्हारे बिना कभी नहीं रह पाएगा? फैंग्युआन लियू युआन के साथ तब से था जब वो 15 से 27 साल की थी। पूरे 12 साल उसने उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा घेरा हुआ था। तो जाहिर है वो भी जानता था कि चाकू कहाँ चलाना है ताकि उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। उसके बेरहम अल्फाज ने सच में लियू युआन को वही चोट पहुंचाई जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता था। उसकी आंखें लाल हो गईं। पागल होकर और अपनी समझ खोकर लियू युआन बिना सोचे समझे आगे बढ़ी, उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए। लेकिन जैसे ही वो फैंग्युआन के करीब आई, उसने आराम से अपने पीछे से एक वास उठाया और एक जोरदार आवाज के साथ उसे उसके सर पर दे मारा। वो वास इतनी ताकत से चकनाचूर हो गया और फिर पोर्सलेन के टुकड़ों के उड़ने और फर्श पर गिरने की आवाज आई। तेज दर्द ने उसकी नसों को हिलाकर रख दिया। उसने उसे साफ करने के लिए हाथ ऊपर उठाया और जहां चोट लगी थी वो जगह चिपचिपी महसूस हो रही थी। जब उसने अपना हाथ नीचे किया तो वो चमकदार लाल खून से भरा था। दर्द की वजह से उसकी समझबूझ जबरदस्ती वापस आ गई। फैंग्युआन की तरफ देखते हुए, जो अभी भी वास का एक नुकीला टुकड़ा उसकी तरफ दिखा रहा था, वो कड़वाहट से हंसी। तुमने सच में मुझे चोट पहुंचाई। ऐसा लगता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग्युआन अचानक उस पर पलटवार करेगा। उसका दिल पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। उसके सावधान आंखों को देखकर वो भी खामोश हो गई और कुछ नहीं कहा। वो मुड़ी, दरवाजे से बाहर गई और उसे लॉक कर दिया। लॉक के बंद होने की गूंजती आवाज के साथ उसे कमरे के अंदर पूरी तरह बंद कर दिया। दरवाजे से उसकी आवाज आई, फैंग्युआन, कोई बात नहीं अगर तुम मुझसे नफरत करते हो। कोई बात नहीं तुम मुझे कैसे भी भड़काओ। कोई बात नहीं अगर तुम मुझे चोट भी पहुंचाओ। मैं तुम्हें शांत होने का वक्त दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फैंग्युआन, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कमरे के अंदर फैंग्युआन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसने पागलों की तरह कमरे में तलाश शुरू की। वो यहाँ हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकता था। उसे भागना होगा। उसे नहीं पता था कि सॉन्ग श्यू ने उसके गायब होने का ध्यान दिया है या फिर वो परेशान हो रही होगी। उसे जल्दी वापस जाना था। वो सॉन्ग श्यू को परेशान नहीं होने दे सकता था। दूसरी तरफ जैसे ही सॉन्ग शू को फुर्सत मिली, उसने जैक को कॉल किया, ये जानने के बाद कि फैंग्युआन पहले ही काम खत्म करके घर जा चुका है। उसने जल्दी से अपना बचा हुआ काम खत्म किया और घर की तरफ भागी। लेकिन जब वो पहुंची तो घर में सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, यहां तक कि कोई लाइट भी नहीं जली थी। इतनी खामोशी थी कि अचानक उसके दिल में घबराहट होने लगी। उसने पूरी जगह ढूंढी, कोई नहीं था। उसने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देखी और पाया कि फैंग्युआन घर आया ही नहीं था। उसके दिल की वो बेचैनी और बढ़ गई। सॉन्ग शू ने अपना फोन निकाला और पहले फैंग्युआन को कॉल करने की कोशिश की। उसने तभी फोन रखा जब ऑटोमेटेड वॉइस ने कहा कि कोई जवाब नहीं दे रहा है, और फिर उसने दोबारा डायल किया, लेकिन बार बार डायल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से जैक को कॉल किया। ये पक्का करने के बाद कि फैंग्युआन सच में कंपनी से वक्त पर निकल गया था, दोनों घबराने लगे। उन्होंने पुलिस को बुलाया और काफी देर यहाँ वहां भटकने के बाद आखिरकार उन्हें अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में जवाब मिल गया। सॉन्ग शू सिक्योरिटी फुटेज को घूरती रही। उसे तब तक देखा जब तक कि कोई फैंग्युआन के पीछे से दबे पांव नहीं आया और उस पर बेहोश करने वाली दवा का स्प्रे नहीं किया। वो एक औरत थी जो उसे बेहोश होने के बाद लेकर गई। पुलिस भी चौकन्नी हो गई। इतनी बेशर्मी से ये काम किया गया था। वो सच में हमें गंभीरता से नहीं लेती है ना? एक अफसर ने कहा और वीडियो की जानकारी को एनालाइज करना शुरू किया। सिक्योरिटी फुटेज से अंदाजा लगाते हुए ये वुमन मिस्टर फैंग को जानती होगी। हालांकि दोनों के बीच कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई,
लेकिन मिस्टर फैंग की बॉडी लैंग्वेज के बेस पर वो दोनों काफी familiar होंगे। लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जिसे वो काफी अनोइंग समझते हैं। जैसे ही ये डिस्क्रिप्शन सामने आया, सॉन्ग शी को तुरंत एक पर्सन का ख्याल आया। एक ऐसा पर्सन जो जब से फैंग युआन कंट्री वापस आया था, तब से उसे लगातार हैरेस कर रही थी। लू रुयान नाम की वुमन। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसे ट्रैक करना काफी सिंपल हो गया। लू रुयान के नाम पर ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं थी, और जिन्हें वो हाल ही में फ्रीक्वेंटली विजिट करती थी वो और भी कम थीं। सिर्फ एक सिंपल चेक से उन्होंने देख लिया कि वो उस हाउस वापस गई थी जहां वो हमेशा से रह रही थी, और फैंग युआन को सपोर्ट करते हुए फुटेज ने छुपने की कोई कोशिश नहीं की। तो ल्यू रुआन के अपने सर की इंजरी पर बैंडेज खत्म करने के कुछ ही देर बाद डोरबेल बजी। उसने मेडिकल किट पैक करने की अपनी मूवमेंट रोकी और दरवाजे की तरफ देखा। डोरबेल बार बार बजती रही बिना थके। ऐसा लग रहा था कि वो सर्टेन थे कि वो घर पर हैं और दरवाजा खोलने तक हार नहीं मानेंगे। ल्यू रुआन उठी, दरवाजे तक गई और उसे खोला। जब उसने देखा कि वो पुलिस हैं, तब भी वो बिल्कुल नहीं घबराई। ऑफिसर्स, आप मुझे ढूंढते हुए आए, क्या कोई बात है? उसका कंपोज डिमीनर। अगर पुलिस ने अपनी आंखों से उसके ड्रग देते और पर्सन को ले जाते हुए प्रोसेस को न देखा होता, तो शायद उन्हें अपने आप पर डाउट होता और वो सोचते कि क्या उन्होंने गलत पर्सन को पकड़ा है। उसने अपना पुलिस बैज निकाला और लियो रुआन को दिखाया। फिर अपने लपेल पर लगे बॉडी कैमरा की तरफ इशारा किया। क्या आप मिस लियो रुआन हैं? वुमन को नॉड करते देख उसने बात जारी रखी। ये कुछ ऐसा है, आज हमें एक रिपोर्ट मिली कि मिस्टर फैंग अचानक मिसिंग हो गए हैं। हम सोच रहे थे कि क्या आपके पास कोई लीड्स हैं? जब वो बात कर रहा था, एक ऑफिसर की नजर उसकी बैंडेज्ड हेड पर पड़ी। उसने पूछा, आपको ये इंजरी कैसे लगी? क्या आप ठीक हैं? ल्यू रुआन्स की नजर पुलिस के पीछे खड़ी सॉन्ग शियू पर गई। वो मुस्कुराई और अपना सर हिला दिया। मैंने उन्हें आज नहीं देखा है, इसलिए मेरे पास कोई लीड्स नहीं है। जहां तक मेरे सर की इंजरी का सवाल है, मैं एक डॉक्टर हूं। आज हॉस्पिटल में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और मुझे चोट लग गई, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। ये कोई सीरियस बात नहीं है। दोनों ऑफिसर्स ने एक ग्लांस एक्सचेंज की। अपने सामने वाले पर्सन की साइकोलॉजिकल फॉर्टिट्यूड की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। सच में एक डॉक्टर होने के लायक। पुलिस ने कुछ और सवाल पूछे। ल्यू रुआन ने सबके जवाब स्मूथली दिए। ये देखकर कि पुलिस के पास अब पूछने के लिए कोई सवाल नहीं बचा है, उसने इंटरनली रिलीफ की सांस ली और यहां तक कि सीयू की तरफ एक स्मग ग्लांस दी। ठीक उसी वक्त घर के अंदर से अचानक एक मफल्ड थड की आवाज आई, जैसे किसी चीज के नीचे गिरने की आवाज हो। ल्यू रुआन्स का फेस स्टिफ हो गया। दोनों ऑफिसर्स और सॉन्ग शियू बिना किसी हेसिटेशन के अंदर घुस गए, उस साउंड की डायरेक्शन में भागते हुए। इसके साथ अब ल्यू रुआन को समझने के लिए और क्या बचा था। जैसे ही साउंड आई, पुलिस ने एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा और बस सीधा वहां पहुंच गई। उन्हें शायद शुरू से ही पता था कि वो वहीं थी। उसका एक्सप्रेशन अगली हो गया। उसकी मुट्ठियां टाइट फिस्ट्स में भिज गईं। लेकिन वो भी जानती थी कि आज उसके पास फैंग युआन को रखने का कोई रास्ता नहीं था। प्लस अभी दी गई अपनी फॉल्स टेस्टिमनी की वजह से वो शायद बड़ी ट्रबल में पड़ने वाली थी। ल्यू रुआन में दोबारा नहीं सोचा। ये देखकर कि उनका पूरा अटेंशन इनर रूम पर था, वो मुड़ी और दरवाजे से डैश करके बाहर निकली। पहले एस्केप करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर भागी, वो सीधा बाहर गार्ड कर रहे एक ऑफिसर से टकरा गई। जब ल्यू रुआन को स्पॉट पर ही पकड़ लिया गया, अंदर के तीनों ऑफिसर्स और सॉन्ग शियू को सपोर्ट करते हुए फैंग युआन बाहर आए। ये देखकर कि अचानक एक एक्स्ट्रा पर्सन वहां था, ल्यू रुआन का समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। क्या उसे ये कहना चाहिए कि उन्होंने उसे ज्यादा वैल्यू दी या फैंग युआन को? क्योंकि वो रेड हैंडेड पकड़ी गई थी, ल्यू रुआन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और डिटेन किया गया। फैंग युआन और सॉन्ग शियू ने अपने स्टेटमेंट्स देने के बाद वो दोनों साथ घर गए। फैंग युआन पूरे रास्ते बहुत क्वाइट था। जब तक कि वो आखिरकार घर नहीं पहुंच गए, तब तक उसने सॉन्ग शियू को हग नहीं किया, अपनी सिसकियां दबाते हुए। सॉन्ग शियू, मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। सॉन्ग शियू ने फैंग युआन को मुश्किल से ही कभी ऐसा देखा था। उसका हार्ट एक हुआ जब उसने उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ा। उसकी वॉइस में भी डर भरा हुआ था। मुझे माफ कर दो, तुम्हें ढूंढने में मैंने बहुत देर कर दी। काफी देर बाद फैंग युआन के इमोशंस आखिरकार स्टेबलाइज हो गए। तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? फैंग युआन को इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया। अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे जब वो ढूंढने आए, उन्हें पहले से ही पक्का पता था कि ल्यू रुआन ने ही उसे उठाया है। एक तरफ उन्होंने लोगों से सामने से ध्यान भटकाया
और उन्होंने पीछे से उसे रेस्क्यू करने का भी इंतजाम किया था। ऐसा फ्लॉलेस प्लान सिर्फ शक नहीं लग रहा था। सॉन्ग शियो ने स्कॉफ किया। उसकी आंखें ल्यू रियोन के लिए डिस्डेन और मॉकरी से भरी हुई थीं। वो इडियट, उसने बस ब्रेजनली अपना मूव किया और ऐसे ही चली गई। ये न जानना मुश्किल होता कि वो वही थी। पहले उसे इतना एरोगेंट देखकर हमें लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है और वो बस फोर्स यूज करने की तैयारी कर रही है। इसीलिए पुलिस स्टेशन ने इतने सारे लोग भेजे। लेकिन फिर जब पुलिस ने उससे सवाल किए तो उसे अब भी पर्दा डालने की कोशिश करते हुए देखा। हमें एहसास हुआ कि वो बस बिल्कुल स्टूपिड है। फैंग युआन ने भी नहीं सोचा था कि पुलिस ने इतने सारे लोग इसी वजह से इकट्ठे किए हैं। वो रुके बिना नहीं रह सका, लेकिन उस पल उसके दिल में हल्की फ्रस्ट्रेशन भी थी। उसके काम इतने स्टूपिड थे और वो फिर भी उसमें फंस गया। उसे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद फैंग युआन के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखकर वो हंसे बिना नहीं रह सकी। मेरा मतलब है, किसने सोचा होगा कि अपने होश में कोई इतना पागलपन वाला काम कर सकता है? ये नॉर्मल है कि तुमने उस पल ऐसा नहीं सोचा था। इसके अलावा क्या तुम्हें बाद में एहसास नहीं हुआ? तुम्हारे पास बस डॉज करने का समय नहीं था, बस इतनी सी बात है। फैंग युआन ने ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से आह भरी। ल्यू फैमिली इस बार उसे फिर से बेल पर बाहर नहीं निकाल लेगी, है ना? अगर वो बाहर आ गई तो मुझे हर दिन डर में जीना पड़ेगा। सॉन्ग शिवे ने उसके सर को सहलाया, उसे कंफर्ट करते हुए। चिंता मत करो, इस बार एविडेंस सॉलिड है और वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। अगर ल्यू फैमिली उसे बचाना चाहती है तो उनके पास सिर्फ इंसेनिटी प्लीड करने का रास्ता है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं यकीन दिला सकती हूँ कि वो अपनी बाकी जिंदगी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रहेगी। इसके अलावा अगर ल्यू फैमिली ल्यू रुआन को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो उन्हें पहले ये देखना होगा कि मेरी सॉन्ग फैमिली इस पर राजी होती है या नहीं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ल्यू फैमिली उस बेटी के लिए सॉन्ग फैमिली को ऑफेंड करेगी जिसे वो पहले ही एक बार अबैंडन कर चुके हैं? सॉन्ग शिवी की एक्सप्लेनेशन सुनकर फैंग युआन ने आखिरकार रिलीफ महसूस किया। 5 महीने बाद ल्यू रुआन्स का वर्डिक्ट आ गया। सॉन्ग फैमिली के इंटरवेंशन की वजह से उसे 2 साल की प्रिजन की सजा सुनाई गई। ल्यू फैमिली ने कोई मूव करने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि सॉन्ग शिवी ने प्रिडिक्ट किया था, ल्यू फैमिली के लिए उस बेटी के लिए सॉन्ग फैमिली को ऑफेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी जिसे वो पहले ही एक बार अबैंडन कर चुके थे। पिछली बार ल्यू फैमिली के इंटरवीन करने की वजह ये थी कि जब तक वो उसे प्रोटेक्ट करते, ल्यू फैमिली की एक हाईली एस्टीम्ड बेटी बाहर अपना नाम बना सकती थी। लेकिन इस बार अगर वो इंटरवीन करते भी हैं तो वो कभी अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस नहीं आ सकती। एक बेटी जिसने अपनी यूज वैल्यू खो दी हो, उसे कुदरती तौर पर आसानी से डिस्कार्ड किया जा सकता था। वो इंसान जो कभी अबैंडन होने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी, आखिर में वही बन गई जिसे सबने अबैंडन कर दिया। इस बार ल्यू फैमिली के बिना उसके लिए हीट को सप्रेस करने वाला कोई नहीं था। जो कुछ भी उसने कभी किया था वो सब खोद कर निकाला गया। एक पल में वो नोटोरियस बन गई। यहाँ तक कि जिंगान हॉस्पिटल, जिसने कभी उसके लिए पर्दा डाला था, उसकी रेपुटेशन को भी इस वजह से धक्का लगा। 2 साल बाद फैंग युआन और सॉन्ग शिवी ने एक ग्रैंड वेडिंग की। ओल्ड मास्टर सॉन्ग के साथ सॉन्ग शिवी के पेरेंट्स सब अब्रॉड से वापस आए। जैक, ग्रूम की तरफ से बुलाया गया अकेला ग्रूम्समैन होने के नाते, इतना बिजी था कि उसके पैर मुश्किल से जमीन पर टिक रहे थे। आखिरकार सांस लेने का एक पल मिला। उसने रिजेंटफुल फेस के साथ फैंग युआन की तरफ देखा। हे फैंग युआन, मैं तुम्हारा बॉस था, ठीक है? अब जबकि तुम ब्रांच कंपनी के बॉस हो, तुम बस मुझे ऐसे ऑर्डर्स दे रहे हो। फैंग युआन ने एक ऑकवर्ड स्माइल भी। क्या ये इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे अकेले अच्छे दोस्त हो और तुम मेरे साथ सबसे अच्छे से पेश आते हो? जैक शडर हुआ, अपने गूज़बम्प्स को साफ किया और बिना किसी दया के उसे पीछे ढकेल दिया। ओह, मुझे माफ करो, ये छोटी ट्रिक्स अपनी वाइफ के लिए बचा कर रखो। इस मैग्निफिसेंट वेडिंग के बारे में काफी समय तक बात की गई। कुछ समय के लिए ये सिटी ए के लोगों के लिए गो टू गॉसिप भी बन गई थी, लेकिन एक कोने में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपनी सजा पूरी करके और रिहा होने के बाद बदनाम लियू रुयान ने अपने हाथ में एक टूटा फूटा पुराना फोन पकड़ा हुआ था और न्यूज़ देख रही थी। फैंग युआन को खुशी से भरा उसका चेहरा देखकर, एक दूसरी औरत की तरफ बढ़ते हुए देखकर वो अपनी आंखें लाल होने से नहीं रोक सकी। ऐसी खुशी साफ तौर पर उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन उसने खुद उस लड़के को ठुकरा दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। तब से खुशी का उससे कोई लेना देना नहीं था। अब वो सिर्फ अंधेरे में छुप सकती थी और उस इंसान को देख सकती थी जो कभी उसके दिल में रहता था, अपनी बाकी की जिंदगी किसी और का हाथ थामे बिताते हुए।